सो वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि चैप्टर कह रहा है कि आपको क्रॉप का प्रोडक्शन सीखना है और उसका मैनेजमेंट सीखना है। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझो कि नाम क्या बोलना चाह रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। क्रॉप मतलब होता है फसलें जो हमारे इंडिया में हो रही हैं। अभी गेहूं की फसल लगी है मेरे खेत पे, हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन किया जाता है, कहाँ से होगा? कहीं हवा में तो होगा नहीं, मिट्टी में होगा। सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम सॉइल के टेक्सचर की बात करेंगे। अगर कोई कोई प्लांट है जो सॉइल के अंदर उगा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि उस सॉइल के अंदर कुछ फर्टिलिटी की बातें की जाएगी? फर्टिलिटी आपके लिए नया होगा वर्ड, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, हम खाते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो फूड पर जिंदा है, हमें एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है हमारी एनर्जी के लिए। तो प्लांट को भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और यहाँ तक कि प्लांट क्या करती हैं? सूरज की रोशनी से अपने हमारे लिए खाना बनाती है। कितना मस्त काम है, हम नहीं कर सकते। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बट वी कैन नॉट। ये जो डिफरेंसेस हैं ये हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हमें आज क्या डिस्कस करना है कि जो क्रॉप होती हैं, जो फसलें उगती हैं, वो कैसे उगती है। तो आपने कहीं देखा होगा इस टाइप के जो फोटो हैं आपको दिख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला अपेरेटस, ये जो औजार है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा? ये जो है सिक्कल, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसको खुरपी कहते हैं, ये वर्ड्स जो बहुत नॉर्मल हैं, जो आज के हमारे इंडिया में बहुत नॉर्मल है। इन इन मालवा में हम इसको खुरपी, सिक्कल, सिक्कल को बोलते हैं हम, हाँ, इसको दातेड़ा कहते हैं मालवा में, ठीक है। और ये भी चीज़ है, इन सभी का मिट्टी को खोदने में यूज़ करा जाता है। आप इसको रीड करना, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने खुरपी, खुरपी। रिमूवल ऑफ वीड्स, लूजनिंग द सोइल। रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स क्या होता है? वीड्स क्या होता है कमल सर, वीड्स क्या होता है? वीड्स वो प्लांट होते हैं जो हमारे जो फसलें उग रही हैं। जैसे कि मेरे खेत में अभी गेहूं लगे हैं, तो गेहूं के अलावा मेरे उस गेहूं के बीच में ही, प्लांट्स के बीच में ही कोई दूसरे अनवांटेड प्लांट्स उग जाएं जो मेरे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। कोई टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करे, या वो गेहूं को जो न्यूट्रिशन जाने चाहिए वो न्यूट्रिशन वो खींच ले, तो मेरे गेहूं की तो पॉपुलेशन जो है, यील्ड यील्ड मतलब पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार कम हो जाएगी तो मुझे उनको हटाना पड़ेगा। तो अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन आर नॉन एज वीड्स। तो हम इन वीड्स को हटाते हैं, तो रिमूवल ऑफ वीड्स हमें करना पड़ेगा खुरपी के द्वारा। सिकल क्या होता है? एक हार्वेस्टिंग एक टूल है। इस टूल का यूज़ करते हैं हार्वेस्ट करने के लिए, कटाई करने के लिए। सोयाबीन काटना, गेहूं काटना, इन काटने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। दातेड़ा बोलते हैं भाई साहब, समझते नहीं हो आप लोग। शावल, शावल क्या होता है? शावल डिगिंग एंड मूविंग सॉइल। शावल को मैंने सर्च किया है इसको हिंदी में, और हमारे मालवा में स्पेशली हम क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं फावड़ा। फावड़ा बोलते हैं। ये फाफड़ा नहीं है जो खाने की चीज़ है, ये फावड़ा है। फावड़ा जैसे किसी सॉइल को उठा के उसको डिग करके, उसको खोद के कहीं पे और हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है, टूल है एक टाइप का एग्रीकल्चर। प्लो, प्लो क्या है? प्लो एक अनदर टूल है जो सॉइल को क्या करता है? लूज करता है, टाइलिंग करता है, यानी क्या करता है? उलट उलट पुलट देता है, उसको घुमा देता है। तो जैसे यहाँ लिखना है, लूजनिंग कर देता है। मिक्सिंग मैन्योर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा खेत है, आपके घर पे भी अगर कोई खेती बाड़ी करते हैं आप उनसे पूछिएगा, और नहीं करते तो आप ध्यान सुनिएगा। मैं आपको अपना वीडियो बताऊंगा, मैंने वीडियो में बताया है आपको, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। कि जो प्लो होता है, एक पूरा मैदान है, इमेजिन करो एक खेत है, खेत के अंदर आपने मैन्योर डाल दिया, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। अब फिर क्वेश्चन उठेगा, सर मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है? तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट्स जो हम प्लांट को खाने के लिए देते हैं ताकि प्लांट खाए और ग्रो करे, जैसे हम भी खाना खाते हैं। तो अगर हमने ये फर्टिलाइज़र, ये मैन्योर खेत में डाल दिए हैं, तो अगर हम प्लो चला दें, क्या चला दें? प्लो। प्लो क्या करता है? एक ऐसा टूल है, देखो ध्यान से, मैं आपको फोटो बता रहा हूँ। ये जो प्लो है अगर मैं खेत में चला दूँ, जैसे कि यहाँ किसान क्या कर रहा है, ये किसान क्या कर रहा है? ये इस प्लो को बैल के साथ चला रहा है, तो यहाँ मिट्टी क्या कर रही है? मिट्टी क्या हो रही है? ऊपर नीचे उलट फेर हो रही है। तो इसमें मैन्योर जो है, जो फर्टिलाइज़र मैंने डाले, वो क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो बेटा ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे चैप्टर में लिखा है मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स।
हमारी एग्रीकल्चर जो है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, जैसे कोई नई नई चीज़ें आ गई। पहले जो भी हार्वेस्टिंग होती थी वो हाथों के द्वारा होती थी, छोटे छोटे टूल से होती थी, पर आजकल हमारे पास हार्वेस्टर मशीन है, हार्वेस्ट करने के लिए मशीन है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सोविंग करने के लिए हम हाथों से ऐसे सो कर देते थे, बीज बोना, मतलब सोविंग मतलब बीज बोना। तो आज हमारे पास मशीनें हैं, हम उसमें सीड डालते हैं, मज़े ही मज़े। मतलब एक कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लंबे टाइम तक और बहुत बड़ा एरिया हम क्या कर सकते हैं, हम सॉविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लो का काम है टाइलिंग सॉइल, सॉइलिंग को टाइल करना मतलब उसको टर्निंग कर देना, उसको मिक्सअप कर देना। एडिंग फर्टिलाइजर, अब भी जस्ट मैंने बताया कि ये फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद ये उसको मिक्सअप कर देगा। रिमूवल ऑफ वीड्स, अगर अनवांटेड प्लांट ऑलरेडी मेरे खेत में है तो अगर मैं उसका प्लो कर देता हूँ तो उसकी सॉइल जो है उल्टी हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, तो क्या होगा, जो उसकी रूट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगी, प्लांट उल्टा हो जाएगा। तो जो वीड्स उल्टी हो गई उनके रूट्स ऊपर आ गई, यानी वो सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और टर्निंग द सॉइल तो इंपॉर्टेंट है ही सही भाई। ये देखो यहाँ पे पूरा एक किसान क्या कर रहा है, अपने खेतों में प्लो कर रहा है, ठीक है। चलो कुछ पार्ट समझते हैं। बेटा ये ऑलरेडी चीज़ें आगे आएंगी लेकिन आपको भी समझना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि प्लो शेयर एंड प्लो शाफ्ट। प्लो शेयर किसको बोलते हैं, आप जरा ध्यान से देखो। प्लो शेयर क्या होता है बेटा, ये वाला जो टी वाला फॉर्मेशन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं। इसके यहाँ पर इस वाले पार्ट में ट्रायंगुलर शेप में एक मेटल लगी होती है, आयरन लगा हुआ था, लोहा लगा हुआ था, और यही लोहा जो है वो मिट्टी के अंदर जाता है, वो इसको खींचते हैं। अब ये जो प्लो शेयर दिख रहा है ये तो आयरन का भी बना जा सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है, ये वुड का भी बना जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है डंडा, ये भी किसी मेटल का हो सकता है और लकड़ी का हो सकता है, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो देखो कैसा फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान समझिएगा, मैं इसमें इरेजर से थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हाँ तो क्या बता रहे थे कमल सर कि ये जो टी फॉर्म है ये प्लो शाफ्ट और प्लो शेयर इसको बोलते हैं। ये है प्लो शेयर और ये प्लो शाफ्ट, शाफ्ट को खींचते हैं और इन पर बेल लगाया जा सकता है। तो जैसे बेल लगाने के लिए यहाँ बीम का यूज़ किया गया है, किसका यूज़ किया गया, बीम का। तो यहाँ पर बीम लगा सकते हैं, ये बीम बताया भी इसने, देखो आपको बुक में, या आपके बुक का डायग्राम है, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, सब समझ में आएगा पर फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये मैंने आपको अभी तक बता दिया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि प्लो शेयर क्या होता है, एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है प्लो शेयर। देखो ये प्लो शेयर एक ट्रायंगुलर होता है, देखो ये यहाँ पर भी, यहाँ पर इसमें एक आयरन का एक पार्ट होता है। दूसरा प्लो शाफ्ट जो होता है लॉन्ग मतलब लंबी सी एक वुडन लॉग होती है, एक लकड़ी होती है लंबी सी छड़ी जैसी, तो ये यहाँ लगी हुई है। बीम एंड हैंडल, बेटा मैं यहाँ पर एक बीम लगा सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पर इसके यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वो लगा सकता हूँ, किसको, यहाँ पे हम लगा सकते हैं किसी भी एनिमल को, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बेल लगाते हैं, यहाँ पे भी बेल लगा देंगे तो ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो खेत जो की अच्छे से जुताई हो जाएगी मस्त, ठीक है। चलो एक और हमारे पास है जिसको बोलते हैं हो, क्या बोलते हैं, हो। तो ये हो कुछ इस टाइप का होता है, इसका यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक जो जो वीड्स होती है ना उनको रिमूव करने के लिए, लेकिन हम इसको सॉइल को लूज़ करने में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक कोई भी जो है एनिमल्स लगा सकते हो, मतलब बेल लगा दो यहाँ पर और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये जो पार्ट है ये मिट्टी के अंदर धंस जाएगा और इसको खींचेंगे तो क्या होगी, सॉइल लूज़ होगी। और लूज़ होने से क्या फ़ायदा है, क्यों सर लूज़ क्यों करना है, बेटा लूज़ इसलिए करना है कि जो मिट्टी है वो पानी की वजह से बहुत सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, और सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से उसकी जो रूट्स है वो ढंग से ग्रो नहीं करेगी। रूट क्या चाहती है, मैं जल्दी जल्दी ग्रो करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वो प्लांट को दूँ, ताकि प्लांट क्या करे, हमारे लिए फूड बनाए, हमारे लिए फसल क्रिएट करे, क्रॉप अच्छी आए, फसल आए। इसलिए वो क्या करना है, हमें रूट्स को थोड़ा सा लूज़ करना है। तो लूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें देखो ग्रिप है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो, इसको हैंडल कर सकते हो सकता है इधर उधर गिर जाए तो आप बीच में से पकड़ सकते हो। ये वाला देखो पूरा का पूरा एक लॉक दिख रहा है, ये हैंडल है। ये बेंट प्लेट है, ये भी लोहे की होती है, बेंट प्लेट जो लिखी है लोहे की। बीम इसको बोलते हैं, इस बीम पर क्या होते हैं, हम एनिमल लगाते हैं। बस और क्या बताऊं भाई साहब, और क्या बताऊं। आगे देखो हो के बारे में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स, लूजनिंग द सॉइल, लॉन्ग रोड होती है, बेंड आयरन ब्लेड होती है, ये रिबेंडेड आयरन ब्लेड, एंड पुल्ड बाय एनिमल, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो कल्टीवेटर के बारे में बताएं, आजकल का टाइम कल्टीवेटर का है। ये जो हो वगैरह है पुराने टाइम पे ज़्यादा यूज़ होते थे, अब तो कल्टीवेटर ट्रैक्टर से ड्रिवन होता है,
लिखा हुआ भी, इट इज़ अ ट्रैक्टर ड्रिवन एंड सेव टाइम एंड लेबर। इसमें लेबर कम लगती है और समय भी कम लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर वहाँ गया, वहाँ पे डीजल पेट्रोल ये वाले फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एनिमल और किसी ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट कम होके हम टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएंगे। क्या लिख दिया ये, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नीड फॉर फूड, नीड फॉर फूड, हमें फूड की नीड है। क्या नीड है? इट प्रोवाइड अस एनर्जी। क्वेश्चन आएगा भाई, याद कर लेना। ये हमें एनर्जी देता है, और क्या चाहिए? और ये हमें देता है, ये किस पर्पस के लिए क्या किया जाता है? हमें फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। फूड क्या करता है? रेस्पिरेशन में भी आता है। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर होता है, और इसका मेन काम किस में है? हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में है। ओके चलो, वन मोर टाइम देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं, ध्यान समझिए। नीड फॉर फूड, पहला प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। दूसरा, ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो फूड हम खाते हैं उनमें 3 प्रोसेस होती है। उसका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, चबाते हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, स्टमक में जा रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मजे ही मजे। और रेस्पिरेशन से क्या होती है? एनर्जी मिलती है। आपको क्या मिलेगी? रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। जो सांस लेते हैं ये भी रेस्पिरेशन के अंदर आता है, ठीक है। और जो खाना खाया उससे हमें एनर्जी मिलेगी, राइट। अब एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देना, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर कर देना, तो उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये मैंने आपके लिए फ़ोटो ऐसे नहीं लगा दिया है, ये सब खाना है, ये काम का है, हमारे वेराइटी ऑफ फूड खाना चाहिए। यहाँ पे फिशेस भी दे रखी है, तो आप ये मत सोचें हम तो वेजिटेरियन है सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे ही दुनिया चलती है और आपसे ही ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया में मल्टीपल पर्सनालिटी हैं यहाँ पर हमारे पास, जो अलग अलग रीजन में रहती हैं, है ना। और वो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग रीजन का अलग अलग फूड फेमस है। कोई एग खाता है, कोई फिश खाता है, कोई मीट खाता है, कोई पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। तो ये डिपेंड करता है कि उनके एरिया में किस टाइप का फूड मटेरियल अवेलेबल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सोर्स ऑफ फूड। फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमारी मम्मी लेके आती है, किचन में से मिलता है। लेकिन किचन में कहाँ से आता है? मार्केट जाते हैं ना, सब्जी लेने जाते हैं वगैरह, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है, राइट। तो फूड जो है वो सोर्स है, तो हमें मंडी ही सोर्स हो गया फिर तो, कि मंडी ने बनाई होगी भिंडी वाह यार, ये तो राइमिंग हो गई। मंडी ने बनाई होगी भिंडी। जो भिंडी है वो आई है प्लांट से, जो मिर्ची है आई है प्लांट से, टमाटर प्लांट से आया है, क्या आया है सब। ये क्या मैं फालतू बातें कर रहा हूँ आपसे, 8th क्लास की चीज़ें हैं, आप जानते ही हो। तो ये सारे जो खाना हम खा रहे हैं सब प्लांट मटेरियल है भाई। मिर्ची आपने डाली, आप जो भी चीज़ डाल रहे हो सब्जी में, तेल डाल रहे हो, तेल सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से है? प्लांट है भाई। तो ये सब प्लांट है। अब प्लांट के पास से क्या पावर है कि वो खाना बना सकता है? दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू लर्न, दैट द ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, कैन मेक देयर फूड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप ध्यान सुने। साइंस को पढ़ना है, साइंस पढ़ना बहुत आसान है। कब आसान है? जब आप उस वर्ड को समझ लें कि वो वर्ड क्या कह रहा है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट। फोटोसिंथेसिस में जो फोटो मतलब है वो है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है भाई? सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज का प्रोडक्शन करना, बनाना, किसको, जिस किसी को मैन्युफैक्चर करना। तो मैं यहाँ प्रोडक्शन लिख देता हूँ बेटा, लेकिन किस चीज को बना रहा है? प्रोडक्शन ऑफ फूड। बाय यूजिंग लाइट प्रोड्यूस करना फूड को, खाना बनाने को, बना क्या बोल रहा हूँ मैं, खाने को बनाना बाय यूजिंग सनलाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, लाइट से सिंथेसाइज करना फूड को, फोटोसिंथेसिस। लर्न कर लो बेटा, कोई मतलब कहीं भी पूछ लें, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझो इस बात को, फोटो और सिंथेसिस, अगर इस वर्ड को समझ लिया तो टेंशन ही खत्म। पर बच्चे क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं, चीज़ें समझते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लोड देना है? दुनिया में बहुत सारे काम है, वो करेंगे, वहाँ लेंगे लोड, यहाँ थोड़ी लेंगे, यहाँ तो समझेंगे हम। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक? यहाँ लिखा हुआ है एनिमल एंड ह्यूमन डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना कंफ्यूज करते हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, ध्यान सुन, मुझे बताओ, आप क्या खाते हो? आप फूड खाते हो, मतलब प्लांट मटेरियल खाते हो।
मैं कहूँ कि शेर जो है वो प्लांट खाता है, तो कैसा रहेगा? गलत रहेगा, शेर प्लांट तो खाता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि प्लांट है तो शेर है, प्लांट नहीं होगा तो शेर भी नहीं होगा। बताओ कैसे? सोच लिया? चलो अब मैं बात करता हूँ, बात तो कर ही नहीं पा रहे हैं, वीडियो है वैसे भी। चलो मैं यहाँ बताता हूँ। अगर प्लांट्स हैं, ये रहा प्लांट्स, इस प्लांट को खाने वाली एक डियर आई, डियर मतलब क्या हो गई? हिरण, हिरण आई। हिरण को किसने खाया? लायन ने। अब तुम सोचो, अगर ये प्लांट नहीं होता तो डियर नहीं होती, डियर नहीं होता तो लायन भी नहीं होता भाई साहब। यानी कि कहीं ना कहीं प्लांट की वजह से लायन भी जिंदा है। तो ये इनडायरेक्ट वाला हो गया, डायरेक्ट प्लांट तो खाया नहीं, पर हिरण को खाया तो हिरण ने तो प्लांट ही खाया था भाई। तो हिरण है तो लायन है, और ये सब है क्यों? क्योंकि प्लांट है, और हम भी प्लांट की वजह से हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी भाई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े हो के आपको बहुत कुछ काम करना है, अपने घर वालों का पेट पालना है। नहीं, घर पे पेट पालना मतलब क्या है? बाहर से चीज़ें हम कमाएंगे तो कुछ लेके आएंगे ना खाने के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए लाइन लिखी, देखो, नीड फॉर लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैंने फोटो भी लगाया है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लार्ज स्केल में फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो द इंडिया हैज अ लार्ज पॉपुलेशन, रिक्वायर्ड प्रॉपर प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इन तीन चीजों को समझने का है। क्या बोल रहा है ये? प्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस करना, बनाना, बहुत सारा फसल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना। 1 किलो गेहूँ, 10 किलो गेहूँ, 1 क्विंटल गेहूँ, बहुत मिलियन टन्स में गेहूँ बनाना, ताकि गेहूँ का आटा हम खाएं, रोटी खाएं और पहुँचे, सब्जियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फूड बनाना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और इस प्रोडक्शन का मैनेज करना कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो जाए प्रोडक्शन में कमी आ गई, कहीं पे अपने को मतलब कुछ केमिकल डालना था हम नहीं डाल पाए, या हो सकता है कि हमें टाइम पर हमें अपनी फसल का ध्यान रखना था, वीड्स को हटाना था, हमें वहाँ पर अच्छे तरीके से प्लव करवाना था, उसमें मैन्योर डालना था, उसमें फर्टिलाइजर डालना था, उसमें केमिकल डालना था। केमिकल, देखो केमिकल तो ख़राब होता है भाई, लेकिन आप अभी समझो, मैं आपको आगे बताऊंगा कि केमिकल, फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट कर दिया, सब अच्छे से मैनेज कर रहे हैं हम हमारे खेत को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी तो इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई फ्रूट्स का प्रोडक्शन हुआ है और उसको कन्याकुमारी तक पहुंचा नहीं, अब कन्याकुमारी कहाँ गए? कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ में, नॉर्थ में हमारा क्या है? कश्मीर है। वहाँ पे अगर फ्रूट है और उसको वहाँ पहुँचाना है, वहाँ पे कमी जा रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है या नहीं? अब वहीं रह जाएगा होगा तो वहाँ कैसे पहुँचाओगे? किसान कमाएगा कैसे? आगे बढ़ते हैं भाई साहब। एग्रीकल्चर हमारी बुक में इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद करना पड़ेगा, बाकी सब तो समझना है। क्या लिखा हुआ है? 10,000 BCE, बिफोर क्रिस्ट। ये कुछ एक टाइम लाइन है, आप इसको समझ लीजिएगा, एक टाइम लाइन है बिफोर क्रिस्ट। उस पर्टिकुलर टाइम से हम बता रहे हैं 10,000 ईयर्स पहले। तो बिफोर 10,000 BCE ह्यूमन वर नोमेडिक, मतलब हो गया कि उस टाइम से ही वो क्या करना चालू कर रहे हैं? धीरे धीरे खेती करना, हंटिंग करना, एनिमल्स को ईट करना। देखो, कलेक्टेड फूड एंड हंटेड एनिमल, वो क्या करते थे? फूड को कलेक्ट करते थे, एनिमल का शिकार करते थे फूड के लिए। एंड लेटर स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। उन्होंने धीरे धीरे सीखा, 10,000 BCE से पहले की बात बता रहा हूँ, कि उन्होंने सीखा कि किस टाइप से एग्रीकल्चर हो। उसके लिए मैंने देखो पुराना आपको एक कुछ फोटो भी ला के दिए। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये इसके पास जो कट्टा है पूरा बढ़िया वाला, इसके अंदर थैला है, थैले में सीड है, और ये दूसरा पर्सन क्या कर रहा है? इस सीड को फेंक रहा है ताकि यहाँ मिट्टी में सीड चले जाए। सीड जाने के बाद देखो ये क्या कर रहा है? उसको प्लव कर रहा है ताकि ये मिट्टी थोड़ी इधर हो जाए और सीड थोड़ा मिट्टी के अंदर चला जाए, और वहाँ पे क्या हो? क्रॉप का प्रोडक्शन हो। तो देखो ये फसल उग गई, यहाँ पर उग गई ना भाई, बस सिंपल। और एग्रीकल्चर इज इक्वल टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। जितनी ज़्यादा ग्रोइंग क्रॉप कर रहे हो, क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं। ले लिए उनको हमने एक बहुत बड़े हेक्टेयर में, 1 बीघा में, 2 बीघा में, हमने उन गेहूं को क्या कर दिया? डाल दिया एट वन प्लेस, ये पूरी जगह एक जगह, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। अरे कितना डिफिकल्ट हो रहा है तुम्हें लोग, वीडियो देखो, जानना है ना, तो क्रॉप इसको बोलते हैं। खेत में देखो आप, एक ही टाइप की फसल है पूरे इस एरिया में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। कौन सी फसल है ये? ठीक है। तो क्या देखा आपने वीडियो में? क्या देखा वीडियो में? था कि एक पूरा गेहूं का खेत, ठीक है, वो एक ही जगह सारा का सारा गेहूं एक बहुत लोट में लगा हुआ, हम इसको फसल बोलेंगे, इसको बोलेंगे तुम क्रॉप हो।
ठीक है। अगर मैंने अरे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो दो तरह के सीजन सबसे मेन हमारे, एक तो हमारा कौन सा है, विंटर, एक है हमारा रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो होगी फसलें उनको खरीफ क्रॉप बोलेंगे। खरीफ, याद रखना इस वर्ड को। विंटर सीजन में, सॉरी रेनी सीजन में होने वाली जो क्रॉप है उसका नाम है खरीफ क्रॉप, और जून से सितंबर के बीच में होती है। इसको याद भी कर लेना, और अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि राइस, चावल, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर कैन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है। याद कर लेना, जून से सितंबर रेनी सीजन में आती है और इनका नाम है खरीफ क्रॉप। दूसरी होती है रबी क्रॉप। रबी, पानी डालना, ठीक है। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का टाइम है, हमें पानी डालना पड़ता है, खेतों में इरिगेशन करना पड़ती है, पानी डालना है खेतों में। तो जब पानी डालेंगे तो रबड़ी नहीं बनेगी मिट्टी की, याद रख लेना रबी। जब हम पानी खुद डालेंगे तो रबड़ी बनाएंगे, समझे। बारिश से मत काउंट कर लेना कि बारिश में रबड़ी बनाएंगे, रबड़ी हम बनाएंगे तो रबड़ी बनेगी। तो रबड़ी हम कब बनाएंगे, जब हम पानी डालेंगे खेतों में। तो उससे क्या होगी, रबी की क्रॉप बनेगी। याद रखना, रेनी और रबी ये दोनों अलग अलग है। यानी कि हम जब का पानी मिलाएंगे खेतों में तब कौन सी फसल बनेगी, रबी की क्रॉप बनेगी। याद रखना, अक्टूबर से मार्च का टाइम है। अभी कौन सा, अभी फरवरी चल रहा है भाई, और मेरे खेत में गेहूं लगे हुए हैं। तो गेहूं जो है एक टाइप की कौन सी फसल हो गई, एक हो गई रबी की क्रॉप, एक हो गई चना, मटर खाने को मिलते हैं हमें, ठंड में कितनी मटर खाते हैं हम, मस्टर्ड, सरसों, लीन सीड, इस टाइप के। देखो आपको सब कुछ यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई साहब। एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा, कहीं कहीं रीजन में, मतलब हमारे इंडिया में, जहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे दालें और कुछ वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं समर सीजन में। क्योंकि जैसे राजस्थान एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इतना पानी की किल्लत है कि वहाँ कोई प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता, और इतनी गर्मी में तो प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर हम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पर हमें गर्मी के टाइम में भी, मतलब समर सीजन में भी वहाँ पर अवेलेबल ऑफ वाटर मिल सकता है, थोड़ा सा नेचर मॉडरेट मिल सकता है, ज़्यादा गर्मी ना है, तो हम वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। एक क्वेश्चन आपकी बुक से आएगा, वाई पेडी नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन। ऐसा क्यों बोला है कि ये जो पेडी है, पेडी इसको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, विंटर मतलब ठंड में क्यों नहीं ग्रो कर सकते। तो देखो लिखा है, नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर एंड ग्रोन इन द रेनी सीजन। जो भी पेडी फसल्स आती हैं, जितने भी पेडी क्रॉप्स आती हैं, ये सब के सब कहाँ ग्रो करेगी, जब जहाँ सबसे ज़्यादा पानी हो। तो सबसे ज़्यादा पानी तो वहीं होगा जहाँ रेनी सीजन होगा, बारिश आएगी, मिट्टी गीली, माहौल गीला, सब जगह पानी पानी। तब ऐसे इन्वायरमेंट में पेडी फसलें ग्रो करती हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट ग्रो द पेडी in which season, in the winter season. ओके, सो मैंने आपके सामने यहाँ पे ये बात रख दी भाई साहब। बढ़ते हैं आगे, टॉपिक नंबर 8, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस ध्यान रखनी है बेटा। सीक्वेंस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये पॉइंट्स जो है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इमेजिन करो कि आपका कोई खेत है, तो आप उस खेत की मिट्टी को पहले क्या करोगे, सुधारोगे। किसी भी बीज को डालने से पहले आपको मिट्टी को सुधारना पड़ेगा। मिट्टी को सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी को सुधारने के लिए हमें प्लो करना पड़ेगा, थोड़ा मिट्टी को ढीला करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, आई समझ। और अगर हमें कोई मैन्योर मिलाना पड़े, हमारी मिट्टी की सॉइल की क्वालिटी बढ़ाना है, हमें मिट्टी की क्वालिटी में हमें उसकी वाटर रिटेंशन पावर बढ़ाना है कि पानी हम डालें और थोड़े लंबे टाइम तक पानी वहाँ बना रहे। अगर इसकी पावर को बढ़ाना है तो हमें उसकी सॉइल की प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे मैं आगे बताऊँगा। जैसे आपकी सॉइल प्रिपेयर होगी, आप बीज डाल दो, और बीज डालने की प्रोसेस को सॉविंग कहते हैं। याद रख लेना, सॉविंग इट मीन्स बीज को डाल देना खेत में। अब वो कैसे भी डाल सकते हैं मैं आगे बताऊँगा आपको। जैसे बीज डाल दिया, बीज ग्रो करेगा। बीज ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपको मिट्टी में क्या डाल सकते हो, मैन्योर और फर्टिलाइजर। आप इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट और मिनरल्स क्वालिटी बढ़ जाती है, उसमें मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। इरिगेशन, पानी चाहिए, जब ऐसे सीड उग जाएगा उसको पानी चाहिए, बिना पानी के तो कोई प्लांट ही ग्रो नहीं करेगा। फिर क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। अगर आपका प्लांट उगा तो उस प्लांट के साथ वो प्लांट उग गया जो आपको ज़रूरत नहीं है,
उसको हटाना पड़ेगा बॉस, नहीं तो वो सारा आपका मिनरल्स वगैरह जो उस प्लांट को चाहिए, जो हमारी फसल में आना है, वो कोई और लेके चला जाएगा। हाँ ओके, फिर क्या है, हार्वेस्ट। अगर फसल आ गई है, उग गई है, ग्रो कर गई, बहुत अच्छा काम किया आपने उसके अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसमें क्या डाल दिया, वीड्स, वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वीडीसाइड डाल दिए। वीडीसाइड मतलब वीड्स को हटाने वाला। तो अब पूरा फसल प्रिपेयर हो गई, अब हम उसको क्या करेंगे, फसल को काट लेंगे। काटने के बाद उस फसल को हम साफ करेंगे, बीज निकाल लेंगे, जैसे गेहूँ है तो एक मशीन आती है, थ्रेशर मशीन, जिसके अंदर हम उसको डालेंगे और पूरा गेहूँ साफ होकर आ जाएगा। उसका जितना भी जो कचरा है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और जो सीड्स हैं वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। अब इस सीड को भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। अगर ये सीड स्टोर नहीं करेंगे तो कैसे हाथ में ले घूमेंगे क्या, तो हमें इसको कट्टों में पैक करना है। ठीक है, कट्टे क्या होते हैं, ये जूट से बने हुए बोरे होते हैं, बारदान भी बोलते हैं इनको। इसके अंदर हम इन सीड्स को डालेंगे, बड़े बड़े कट्टे भर लेंगे। हम इसको गोदाम में रख सकते हैं स्टोर करने के लिए, और ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर इनमें कोई कोई फंगस या कोई और चूहे वगैरह ना लगें जो इनको ख़त्म कर दें कुतर कुतर के। ठीक है, तो इतने प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने 7 चीज़ें सीख ली तो आपका चैप्टर फिनिश। बढ़िया अब आगे चलो, कम टू द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप आपको याद रखनी है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉइल को टर्न करते हैं। ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है लेयर, उसको क्या करना है, टर्न करना है। उससे क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका एक टेक्सचर बना रहेगा, लूज होती रहेगी सॉइल, राइट। और जो भी न्यूट्रिएंट जो नीचे जम चुके हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो नीचे जाके सड़ने लग जाएगी। तो हमें मिट्टी को क्या करना है, घुमाते रहना है भाई। हमें हर बार जितनी बार होगा हमें सबसे पहले प्लो करना पड़ेगा। इससे हमारे प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। हमें सॉइल को लूज करना पड़ेगा ताकि रूट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो लिखा हुआ है, रूट ग्रो डीप। अगर आपने अच्छे से प्लो किया तो रूट क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एयर अवेलेबल फॉर द रेस्पिरेशन, हर चीज़ को हवा चाहिए भाई आज के टाइम पर। रूट्स को भी हवा चाहिए, पर इतनी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी में चाहिए। तो अगर कोई पत्थर जैसा मिट्टी हो गई तो हवा कैसे पहुंचेगी, और अगर लूज हो गई तो हवा भी पहुंचेगी, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, रूट्स ग्रो भी करेगी। सबसे बेस्ट सॉइल की प्रिपरेशन में आती है ये चीज़ें। ग्रोथ ऑफ अर्थ वॉर्म एंड माइक्रोब्स, अगर धरती थोड़ी सी मतलब सॉरी ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो क्या होगी, थोड़ी लूज हो जाएगी, तो उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। ठीक है, और माइक्रोब्स कौन से वाले, अच्छे वाले। अर्थवॉर्म, एक इसको फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। ये अर्थवॉर्म बताता हूँ आपको। अर्थवॉर्म कुछ इस टाइप का होता है, इससे डिज़ाइन होता है, एक इंसेक्ट, एक वर्म है। ये वर्म क्या करता है, ये वर्म जितना भी प्लांट मटेरियल जो सूख चुका है प्लांट मिट्टी में उन सबको खा जाता है। खाने के बाद जो रिलीज करता है वो एज अ फर्टिलाइजर होता है, वो एज अ मेन्योर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंप्रूवमेंट करता है। तो मजे ही मजे, अर्थवॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड ह्यूमस, फर्टिलिटी बढ़ा देता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। सॉइल की फर्टिलिटी मतलब होता है उसकी ग्रो करवाने की क्षमता बढ़ जाती है, प्लांट्स को ग्रो करने की क्षमता बढ़ा देना, इसको फर्टिलिटी कहते हैं। और आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे ये ह्यूमस क्या है, ये ह्यूमन तो नहीं है सर, ये कोई इंसान तो नहीं है, ह्यूमस कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा अगर एक सॉइल को टेक्सचर को देखोगे तो सॉइल के अंदर मिट्टी के अलावा भी कुछ ब्राउन कलर का मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सड़ी गली चीज़ें, अपन ये जितना भी ये है ना, अर्थवॉर्म से भी जो रिलीज होता है ये भी सॉइल की फर्टिलिटी, ये भी एक टाइप का ह्यूमस ही है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या ह्यूमस है। ये ह्यूमस क्या करता है, वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है, ये हवादार बना देता है मिट्टी को, थोड़ा सा गद्दे जैसा बना देता है, उसके अंदर रहता है। आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलो यहाँ तो बात समझ में आगे बढ़े। अब इस इमेज में देखो क्या हो रहा है, लेवलिंग हो रही है। अगर मान लेते जैसे आपका खेत ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी यहाँ डालोगे तो भी यहाँ पे पूरा में चला जाएगा। लेकिन खेत आपका ऐसा है और अगर आप यहाँ पानी डालोगे यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर आपका कुआं ही यहाँ है, खेत ही यहाँ है, तो यहाँ पानी डालने में दिक्कत आएगी। अगर इसको थोड़ा सा इसे लेवल में डाल दें तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से खेती हो सकती है। चलो ठीक है, ये ऊपर नीचे तो समझ गए। लेकिन अगर आपका खेत कुछ इस टाइप से, ये पूरा ना होते हुए ऐसे गड्ढा है नीचे, तो देखो दोनों तरफ से, और यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। और पानी इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, प्लांट सड़ने लग जाते हैं। तो अगर यहाँ पानी डालोगे यहाँ चला जाएगा, यहाँ डालोगे यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा, यहाँ प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, पानी यहाँ इकट्ठा होगा। तो लेवलिंग करना जरूरी है एक अपने खेत की। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए टाइलिंग और प्लविंग। तो हम प्लविंग करते हैं,
इससे हम क्या करते हैं, लूजनिंग करते हैं सॉइल को। डन बाय प्लव, ड्राई सॉइल वाटर्ड बिफोर प्लगिंग। अगर हम कभी भी प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग मतलब होता है सॉइल को टर्न करना, उसको करने से पहले आपको अपने खेत में थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। एक बार मिट्टी को थोड़ा गीला करके 1 दिन के बाद उसको प्लव करो, इतना बेस्ट प्लव होगा। इससे क्या होगा, क्लम्स नहीं बनेगा, क्लम्स बने भी तो टूट जाएंगे। क्लम्स क्या होते हैं, तो मैंने देखो आपके सामने ये इसका इमेज बनाई, ये होते हैं क्लम्स, ये बहुत ठोस होते हैं। अगर पानी पिला के ना प्लव करोगे ना, बहुत अच्छा सा स्मूथ हो जाती है मिट्टी, पूरा चूरा चूरा हो जाती है, इतना बड़ा ठोस क्लम्प नहीं बनता है। और इसको क्रम भी बोलते हैं, याद रखना। इट ब्रोकन आफ्टर द प्लविंग, प्लविंग के बाद ये पूरा टूट जाता है। बताया था लेवलिंग के बारे में। डन बाय लेवलर, यूनिफॉर्म शॉविंग, शॉविंग अच्छे से हो सके, मिट्टी में अच्छे से बीज डल सकें और इरिगेशन करने में अच्छा रहे, ताकि आपका खेत पूरा लेवल में रहेगा। तो नहीं तो ऐसे रहेगा तो गड्ढे बनेंगे, मिट्टी में पानी इकट्ठा हो जाएगा, प्लांट्स खराब हो जाएंगे, यार मजे ही नहीं आते यार खेती करने के। इसलिए थोड़ा ऐसे मेहनत करना पड़ती है, ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। सो मैन्योर बिफोर टाइलिंग, जब भी आप प्लाइंग करें और उसमें सोइल टर्न हो रही हो, टाइलिंग को आप ये समझ लो कि सोइल जो ऐसी है उसको टर्न कर देना, उलट फेर कर देना। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर मैन्योर जो है मिक्स हो जाएगा। तो उस मैन्योर मिक्स कब होगा, जब आप उसके अंदर प्लविंग करने से पहले ही खेत में मैन्योर डाल दें, ताकि वो मिक्स अच्छे से हो सके। तो इससे वजह से क्या होगा, इंश्योर हो जाएगा प्रॉपर मिक्सिंग, अच्छे से मिक्सिंग होगी। नाउ कम टू द सोविंग। अब हम उस टाइम पर आ गए। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉइल को प्रिपेयर जैसे आपने किया भाई, अब आ गया टाइम किस चीज़ का, सीड को लगाने का। सीड को लगाने के लिए आप पहले, सबसे पहले क्या सीड डायरेक्ट लगा दोगे, घर से आया लो डाल दो, नहीं, पहले चेक करेंगे, सेफ्टी चेक। सिलेक्शन ऑफ गुड, क्लीन और हेल्दी सीड। अच्छे सीड लेना है, खराब थोड़ी, राइट। अब कैसे पता करेंगे अच्छे सीड खराब, तो देखो बेटा, आप देखो ये 2 ग्लासेस दिख रहे हैं आपको, इन ग्लासेस में मैंने क्या डाल दिए, सीड्स डाल दिए। तो जो सीड सेटल डाउन हो गए, समझ लेना वो बहुत अच्छे हैं। और जो सीड ऊपर तैरने लग गए, यानी वो खराब हो गए, उनके अंदर कुछ एयर कैविटी आ चुकी है और वो लाइट वेट होने की वजह से पानी के ऊपर तैर रहे हैं। और ये क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पे डाउन हो गए। आप देख लो, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रीफर्ड। हमें क्या चाहिए, ऐसे सीड चाहिए जो एक सीड लगाने से 10 सीड मिल जाए। ऐसा सीड किस काम का, जो एक सीड लगाया 2 सीड दे रहा है आपको, एक प्लांट पे 2 ही सीड मिल रहे हैं। समझ रहे हो, वो टफ हो गया। अरे टफ हो गया क्या भाई, देखो ये एक हमारा खेत है, इस खेत में एक एक सीड करके ऐसे इतने सीड लगा दिए। कितने लगा दिए, कुछ सीड लगा दिए। अब हर एक सीड से हमें 10 सीड मिल रहे हैं। कितने सीड मिल रहे हैं, 10, इसको हटा देता हूँ, 10 सीड मिल रहे हैं। तो कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीड लगाए तो 10 लगे तो 80 सीड मिल गए हमें। 8 का मल्टीप्लाई 10 से 80 सीड मिल गए। लेकिन अगर हमारे पास एक खेत है जिसके पास हम जो सीड लगा रहे हैं, उन एक सीड से सिर्फ 2 सीड बनने वाले हैं, उसके प्लांट पे पूरे 2, अरे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ भाई, अगर एक सीड से 2 सीड बन रहे हैं तो 2 × 8, 8 to the 16। अब देखो कितना डिफरेंस आया। यानी कि अगर सीड कम हुआ है तो धीरे धीरे आपका पैदावार, आपकी फसल, आपकी क्रॉप, आपकी सीड, आपका पूरा का पूरा धान कम हो जाएगा भाई, बहुत कम हो जाएगा। तो इससे हमें पैसे भी कम मिलेंगे। तो हमें ऐसी वैरायटी यूज़ करना है जिसकी सीड जल्दी ग्रो भी करे, अच्छे से उसके उसके अंदर सीड अच्छे से ग्रो करे और क्वांटिटी में ग्रो करे। तो अगर हम चेक करना है सीड सिलेक्शन टेस्ट, तो होलो सीड फ्लोट करेंगे और सीड जो अच्छे वाले हेल्दी वो सिंक करेंगे। सिंक मतलब डूब जाएंगे, और जो होलो अंदर से जो छेद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो सीड क्या करेंगे, फ्लोट, ऊपर तैरने लग जाएंगे। ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे। भाई साहब बढ़ते हैं आगे। टूल्स फॉर सोविंग। ऐसे कौन से टूल्स हैं जिससे हम सीड को सो कर सकते हैं, बो सकते हैं। कैसे बोएंगे, तो देखो बेटा, सबसे पहले पुराना बताता हूँ ट्रेडिशनल टूल। हम ऐसे एक तगारी लेते हैं, तगारी में सीड डालते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद ऑटोमेटिक वो क्या करने लग जाएंगे, उगने लग जाएंगे। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जब ऐसे सीड फेंक देते हैं ना, तो कुछ सीड ऊपर रह जाते हैं, कुछ सीड उन मिट्टी के दानों के अंदर, मतलब दरारों के अंदर चले जाते हैं। तो जो अंदर चले जाएंगे वो ग्रो कर जाते हैं, जो ऊपर रह जाता है वो खत्म हो जाते हैं। तो अननेसेसरी हमारी सीड का भी नुकसान हो जाता है, उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल टूल था। लेकिन उसके बाद एक और टूल आया जिसमें हमारा नाम है फनल एंड पाइप्स। तो देखो यहाँ पर ये एक फनल है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस पाइप लगा दिया, और इस पाइप को कहाँ लगा दिया, इसके अंदर। और ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये कुछ भी कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये पाइप पूरा अंदर जाएगा और इसको ये जो बेल दिख रहे हैं, ये बेल का खींचेंगे तो मिट्टी भी खुदती रहेगी और अंदर 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 सीड जाता रहेगा। तो देखो ये बंदा क्या कर रहा है, अपने यहाँ थैला पहन लिया इसने यहाँ पे, और यहाँ से बीज निकाल के फनल में डाल रहा है। और ये जो गाय नहीं है, ये बेल है, ये बेल लेके जा रहे हैं आगे। और ये बंदा इस हैंडल को पकड़ के रखा हुआ है कि सीधा रहे,
फनल टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाए, फनल सीधा हो और ले जा। तो ये बहुत मेहनत वाला काम था, पर करते थे ना भाई किसान, हमें करते थे। अब एक टेक्नोलॉजी आ गई, अब नई बात करेंगे। अब देखो सीड ड्रिल एडवांटेज, सीड ड्रिल का क्या एडवांटेज, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ सीड ड्रिल क्या होती है। ये होती है सीड ड्रिल, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टैंक है, इसके अंदर सीड डाले जा सकते हैं। ये पाइप दिख रहे हैं आपको, ये रही पाइप 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 पाइप, और ये दिख रहा है चक्र है, चक्र घूमता है तो यहाँ एक चेन लगी हुई है। ध्यान से नहीं देख रहे हो यार तुम, ध्यान से देखो, यहाँ एक चेन लगी हुई है, चेन घूमेगी तो यहाँ पे भी एक चक्रा लगा हुआ है, ये घूमता रहे, और ये घूमता है तो धीरे धीरे सीड्स नीचे की तरफ गिरते हैं और इन पाइप से नीचे की तरफ आते हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। आप सोचो यहाँ पर एक ही बार में एक ही लाइन जा रही थी सीड्स की, पर यहाँ कितनी लाइन जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एक बार जाने से, आपका एक बार सीड ड्रिल को घुमाने से 12 बार आप 12 लाइनें बना सकते हो सीड्स की। तो हमारा टाइम भी कम बचा, उल्टा बोल दिया, हमारा टाइम भी बचा, हमारा जो है समय तो बच गया, हमारी मेहनत भी कम लगी। क्योंकि ये किसके साथ काम करता है, ये ट्रैक्टर के साथ काम करता है, तो यहाँ पे मेहनत जो है ट्रैक्टर की है, हमारी नहीं। चलो अब इसका एडवांटेज क्या है, तो इससे यूनिफॉर्म डेप्थ में और स्पेसिंग हो जाती है। यूनिफॉर्म डेप्थ क्या होती है, एक मान लेते हैं कि जैसे ये गाय भैंस वाले हैं, जो ये बैल वाले हैं, तो ये क्या होगा, कहीं ज़्यादा गड्ढा चला जाएगा, कहीं ऊपर रह जाएगा, तो कुछ सीड नीचे चले जाएंगे, कुछ सीड ऊपर रह जाएंगे। तो जब उगेंगे तो जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में है वो धीरे धीरे उगेंगे, वो उगेंगे तो कहाँ रह जाएंगे, नीचे छोटे रह जाएंगे, और जो ऊपर है वो जल्दी उग जाएंगे। तो आपको जो फसल मिलेगी ना वो छोटी बड़ी मिलेगी। तो कोई फसल जल्दी मैच्योर कर जाएगी, कोई धीरे मैच्योर करेगी, तो कोई पहले सूख जाएगी, कोई आधी गीली रह जाएगी, आधी सूखी। तो इस टाइप से मज़ा नहीं आएगा। तो बेस्ट क्या है, सीड ड्रिल का यूज़ करो, इसमें डेप्थ एक जैसी रहती है, ट्रैक्टर का काम है भाई, बढ़ता रहता है, और इसके अंदर जो सीड होता है वो भी एक तरीके से घूमता है, रोटेट होता है, सीड नीचे गिरता है और स्पेस हो जाती है एक पर्टिकुलर, इवनली सारे के सारे सीड अच्छे से बिखर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कभी इसकी मुट्ठी थोड़ा ज़्यादा, एकदम हाथ हिल गया, ज़्यादा गिर गया तो वो भी नुकसान। तो सीड ड्रिल बहुत अच्छा काम करती है। कवर्ड द सीड, और साथ में क्या होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बर्ड्स। ये क्या करता है, जैसे ये सीड जो है वो अंदर जाते हैं और ये मिट्टी जब आगे खिसकती है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर मिट्टी गिर जाती है, तो सीड क्या जाता है, अंदर चल जाता है, तो कोई भी सीड ऊपर नहीं रहेगा। और सीड अगर किसी सॉइल के ऊपर पड़ा ही नहीं है तो कोई बर्ड खाएगा ही नहीं, और बर्ड अगर उसको खाएगा नहीं तो सीड उगेगा, ग्रो करेगा, मजे ही मजे। और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, एक ट्रैक्टर पे चलने वाला एक बंदा ही पूरे खेत को क्या कर देगा, सोविंग कर देगा। इससे टाइम की बचत होगी। अच्छा, सोविंग तो एक और तरीके से होती है ना भाई। ये तो हो गया, चलो सीड डाल दिए। आपने कभी नर्सरी देखी, नर्सरी में प्लांट्स होते हैं, हम जाके डायरेक्ट प्लांट लेके आते हैं। अरे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, आपने कभी देखे होंगे, देखो ऐसे ऐसे ये कंटेनर होते हैं। ऐसे कंटेनर्स में क्या करते हैं नर्सरी वाले, छोटे छोटे बीज डाल के उनको छोटे छोटे सीडलिंग्स बना लेते हैं, ये देखो। फिर हम इन सीडलिंग्स को क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, और यहाँ से निकालने के बाद एक एक कर करके हम अपने खेत में लगाते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट आया, ये काया नहीं है, ये कब से ही है। हम इनको क्या बोलते हैं, नर्सरी में उगाते हैं और इनको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। हम इनको एक पहले अपने कंटेनर में अच्छे से इनकी देख रेख करके, इनको सारे न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से देके, इनकी एक साइज़ अच्छे ग्रो करवा के यहाँ से निकाल के अपन अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लांट को। ट्रांस और प्लांट कर देते हैं, यानी प्लांटेशन कर देते हैं, ट्रांसप्लांटेशन हो गया। तो पेडी ग्रो इन द नर्सरी फर्स्ट एंड देन सीडलिंग, जो उन सीडलिंग किसको बोलते हैं, सीड जब ग्रो कर जाए और थोड़ा सा साइज में बढ़ जाए और उसमें हल्की 1-2 लीफ आ जाए, उसको अपन सीडलिंग के देते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। सो प्रॉपर स्पेसिंग, इसकी वजह से और अच्छा होता है कि हम अपने हाथों से उसको ये सीडलिंग लगाते हैं, फिर इसके 1 सेंटीमीटर के बाद दूसरा लगाते हैं, तो हम अच्छी तरीके से प्रॉपर सीड का यूज़ करके एक स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, देखो अगर सीडलिंग है, हम अगर इसकी बात करें सीड ड्रिल की, तो भी क्या होगा कि जो सोयाबीन है वो गिर रही हैं, गेहूं गिर रहे हैं, तो भी ज़्यादा क्वांटिटी में गिरते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इवनली लगा रहे हैं, हम एक एक सिलेक्ट कर करके लगा रहे हैं, तो हम अननेसेसरी यहाँ पर भी सीड का लॉस नहीं करेंगे, समझे। तो यहाँ बेशक इस वाली में सीड ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा कम लगता है, लेकिन इससे भी कम कहाँ लगेगा जब हम नर्सरी से अगर प्लांट्स को उठा कर वो लगाएं। तो और आपको एक बात बता दूं, ऐसा तो नहीं है कि हम गेहूं को भी नर्सरी में लगाएं, गेहूं की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इनको नर्सरी में लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम नर्सरी में जा सकते हैं, जैसे फ्लावर्स के लिए हम जा सकते हैं, जैसे कोई फ्रूट्स के लिए होता है। जैसे हमारे अभी हमारे यहाँ पे एक बगीचा है, उसमें जामफल का है और वो है
क्या बोलते हैं संतरे का है, तो इनके हमने नर्सरी से इनके प्लांट्स खरीदे थे। तो नर्सरी में इनके प्लांट्स को ऑलरेडी ग्रो कर देते हैं और हम उनको वहाँ पर डायरेक्टली सेटल कर देते हैं, ताकि इनको सबको प्रॉपरली ऑलरेडी ग्रो करवा दिया गया है, तो इनको ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। हम वेट नहीं करते हैं कि सीड आएगा बड़ा होगा, ऑलरेडी सीडलिंग है, सीडलिंग को ऑलरेडी हम लगा देते हैं। क्लियर भाई साहब, बढ़ते हैं आगे। हाँ ठीक है, तो सनलाइट इनको प्रॉपर मिल जाएगी, पानी अच्छे से मिल जाएगा और न्यूट्रिएंट अच्छे मिल जाएंगे, इस वजह से हम नर्सरी का यूज़ करते हैं। तो भाई लोग, मैन्योर फर्टिलाइज़र क्या होता है? मैन्योर फर्टिलाइज़र मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैन्योर जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं और फर्टिलाइज़र केमिकल से बने होते हैं। और बताता हूँ मैन्योर जो होते हैं, जैसे कि कोई भी लिविंग थिंग्स है जो जिंदा है, जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स है, इनका कोई वेस्ट है, उस वेस्ट को डिकम्पोज करके हम जो भी खाद बनाएंगे उसको अपन मैन्योर बोल देंगे। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसको नॉर्मली किसके बोलते हैं कि वो केमिकल से बने हुए। कैसे बने हुए? केमिकल से, यानी हम हैं वो लोग जो केमिकल से फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सॉइल, व्हाट इज द यूज ऑफ द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फर्टिलाइजर और मैन्योर एक मिट्टी को खाना देती है ताकि प्लांट उस खाने को ले सके, ठीक है, उस मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को लेके वो भी अपना फूड बना सके, ठीक है। तो फसल की पैदावार अच्छी करनी है तो हमें वो मिनरल और न्यूट्रिएंट बाहर से देने पड़ेंगे। हम मैन्योर से दे सकते हैं, उसको फर्टिलाइजर से दे सकते हैं। नाउ नीड क्या है? कंटिन्यूस क्रॉपिंग ऑफ रिड्यूसिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। बार बार अगर आप फसल उगाए जा रहे हो, क्रॉपिंग क्रिएट करे जा रहे हो, बार बार बहुत सारी फसलें, तो आपकी सॉइल से वो पावर सारी की सारी प्लांट ले लेगा, तो सॉइल के ऊपर कुछ बचेगा नहीं, सॉइल के पास कुछ है ही नहीं। मतलब एक गुल्लक है, आप उससे रोज 1 रुपये निकाल रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे गुल्लक से सारे रुपये खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप एक ऐसा काम करो कि गुल्लक के अंदर एक होल इधर से बनाओ, एक होल इधर से बनाओ, एक तरफ से 1 रुपया निकालो, एक तरफ से पैसे डालते रहो, एक तरफ से निकालते रहो। तो सोइल भी एक टाइप से गुल्लक है जहाँ से हम मिनरल और न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे और दूसरी तरफ से क्रॉप को ग्रो करने के लिए ये सारे मिनरल्स वो ले लेगा और क्रॉप फसल अच्छी बनेगी और फसल हम यूज़ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सोइल को वापस से उसको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स देने पड़ेंगे, राइट और रॉन्ग। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम मिनरल का यूज़, मैन्योर का यूज़ कर लें या फर्टिलाइजर का। अगर आप मैन्योर का यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये एक ऑर्गेनिक है जिसको हम डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज किसको करते हैं? प्लांट या एनिमल के वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करना, यानी कि जैसे कोई गोबर है तो गोबर की खाद मैन्योर है, ठीक है। केचुए की खाद मैन्योर है। बायोगैस का जो प्रोडक्शन है उससे जो कचरा निकलता है, जो सारा का सारा गोबर है जो सड़ा गला है, वो मैन्योर है, क्योंकि ये लिविंग थिंग से मिला है। लेकिन ये अच्छा काम क्या करता है? ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये अच्छा काम है। ये टेक्सचर करता है, सॉइल का टेक्सचर मेंटेन करता है, सॉइल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, सॉइल को बड़े बड़े लम्स नहीं बनने देता है, अच्छे से मेंटेन करता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। अगर मिट्टी में सॉइल के अंदर अगर हम बात करें पानी की अच्छी तरीके से होल्डिंग है, लंबे टाइम तक पानी उसमें रहता है, तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन ऐसी मिट्टी किस काम की जैसे पानी डाला और इतना ठोस है, पत्थर जैसा पानी बह के निकल गया मैं लेके आता हूँ, आ गया मैं, तो बह के निकल जाएगा। तो हमें मिट्टी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर क्या है? फैक्ट्री मेड केमिकल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं फैक्ट्री में बना रहा हूँ तो क्या मैं फैक्ट्री में अपने हिसाब से बनाऊंगा ना, कि मैं उसमें यूरिया डालना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें मैं अमोनियम सल्फेट डालना चाहता हूँ, सुपर फॉस्फेट डालना चाहता हूँ, पोटास डालना चाहता हूँ, NPK डालना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है मैं कैसे भी उसका केमिकल बना सकता हूँ। यानी कि मैं जिस टाइप का केमिकल चाहूँ मैं बना सकता हूँ। तो मुझे पता रहेगा कि मैं खेत में क्या डाल रहा हूँ। लेकिन मैन्योर में क्या है? मैन्योर में सब कुछ मिक्स है, आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो सब खेत में डालेगा अनइवन तरीके से। लेकिन अगर मैं इनका केमिकल का यूज़ करूँगा तो मुझे पता होगा मेरे खेत में किसकी ज़रूरत है और मैं क्या डाल रहा हूँ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, ये हमारी सोइल की फर्टिलिटी को कमज़ोर कर देता है। फिर हम केमिकल पे ही डिपेंड हो जाते हैं। सोइल की हमेशा उसकी फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए केमिकल डालना पड़ेगा। सोइल खुद से कुछ नहीं कर पाएगी, पत्थर हो जाएगी, भाटा हो जाएगी, कुछ नहीं, जान खत्म। तो मैन्योर बहुत बेस्ट है। कोज वाटर पॉल्यूशन, केमिकल डालोगे तो केमिकल, बारिश आएगी, बारिश में वो केमिकल घुलेगा, अपने खेतों से पानी जाएगा नदियों में, नालों में, फिर पूरी नदियाँ जो हम जहाँ से पानी पीते हैं वो सारी नदियाँ केमिकल वाली हो जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो आप डिसाइड करिए मैन्योर है अच्छा है या फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमने क्या लिए, ABC 3 डिस्पोजल्स लिए, जिसमें से एक डिस्पोजल में आप डाल देना मिट्टी, सिर्फ मिट्टी, ठीक है। और उस मिट्टी में क्या डाल देंगे, थोड़ा सा काऊ डंग,
गाय का गोबर, मैन्योर, इसको मैन्योर बोलते हैं, हम थोड़ा सा मैन्योर डाल देंगे, समझ रहे हो। एक हम ले रहे हैं भाई साहब, एक लिया हमने डिस्पोजल जिसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा काऊ डंग मैन्योर डाल दिया और उसके अंदर एक सीड प्लांट कर देना। दूसरा डिस्पोजल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, मिट्टी तो वैसी रखेंगे लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा क्वांटिटी में यूरिया मिक्स कर देंगे और ये केमिकल फर्टिलाइजर है। और तीसरे वाले में अगर आप देखो तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ विदाउट एडिंग एनीथिंग, बस उसके अंदर मैं सोइल डालूंगा। सी वाले में सिर्फ सोइल, इस सी वाले में सिर्फ सोइल डालूंगा। तो क्या होगा, क्या होगा, इन तीनों की ग्रोथ एक जैसी होगी? नहीं होगी। जिसके अंदर मैंने सिर्फ मिट्टी डाली वहाँ पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कम है तो सी वाला बहुत कम धीरे ग्रो करेगा। जिसके अंदर यूरिया डाला है, जिसमें मतलब स्पेसिफिक केमिकल डाल दिया तो इसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होगी। और मैन्योर की ग्रोथ होगी पर थोड़ी मॉडरेट होगी। तो आप देखिए ये यहाँ पर आपके सामने ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केमिकल अच्छा है, लेकिन केमिकल के अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल ज़्यादा अच्छा होता है कि हाँ ये केमिकल मैंने डाला तो उसको प्लांट को जल्दी मिल जाता है, लेकिन इससे फर्टिलिटी ख़राब होती है। आप देख लो ए वाले की बी वाले में भी ग्रो कर गया लेकिन सी वाले में बहुत कम ग्रो किया है, ध्यान रख लें। ये इस एक्टिविटी का ये वाला रिजल्ट है। ये देखो ये मैन्योर है, मैन्योर में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जिसको मैं अर्थवॉर्म कह रहा हूँ ना। ये देखो फोटो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, देख रहे हो। और ये देखो ये केमिकल है, ये केमिकल हम इसमें डाल रहे हैं तो इससे सोइल की फर्टिलिटी कमज़ोर होती है पर प्लांट अच्छे से उगता है। लेकिन केमिकल ख़राब भी होता है भाई, अच्छा है और बुरा भी है। तो भाई लोग आज हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द टॉपिक, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, रोटेट करना। अब रोटेट करना मतलब होता है घुमाना, है ना, एक के बाद एक, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा, रोटेट करना। तो ध्यान सुनो क्या है, बहुत सिंपल है। अगर मैं इस बार ये वाली फसल लगा रहा हूँ अपने खेत में तो दूसरी बार मैं क्या करूँगा, उस फसल को चेंज कर दूँगा, ठीक है। जैसे लहसुन लगा रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं लहसुन नहीं लगाते हुए कोई दूसरी फसल लगा दूँगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली लेग्यूमिनस प्लांट एड नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे कि जो क्रॉप है वो अलग अलग लगाएंगे लेकिन हम उसमें एक स्पेसिफिक प्लांट होता है जिसका नाम है लेग्यूम्स। कौन सा प्लांट, लेग्यूम्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फली लगती है, जिसमें फली लगती है यानी फलीदार जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि लेग्यूमिनस प्लांट की एक क्वालिटी होती है, यानी कि अगर आप एक बार कोई जो लेग्यूमिनस प्लांट में नहीं आता है वो आपने लगाया तो दूसरी बार लेग्यूमिनस प्लांट लगाओ, और एक बार लेग्यूमिनस लगाया तो फिर दूसरी फसल लगाओ, फिर लेग्यूमिनस, फिर दूसरी, ऐसे अल्टरनेट करो। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब मैं क्वालिटी बताता हूँ क्या क्वालिटी है अगर लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हो तो क्या क्वालिटी है। क्वालिटी ये है बेटा, आपके इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती है, लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती हैं, तो देखो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द लेग्यूमिनस प्लांट और ये उसकी रूट्स हैं। और लूट में क्या, रूट्स में आपको ये छोटे छोटे नोड्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे ट्यूमर्स जैसे कुछ नोड्यूल्स मिलेंगे। इन नोड्यूल्स में होता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया सुन के ये मत सोचना कि ये कुछ दिक्कत देगा, कोई परेशानी, ये अच्छा बहुत बैक्टीरिया है, ये अच्छा हमारे मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने वाला बैक्टीरिया है। क्या करता है ये लेग्यूमिनस रूट्स के अंदर क्या करता है, ये बैक्टीरियम नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन जो हवा में नाइट्रोजन है, जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो लेकिन इस एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, आई वैसे समझ। अब ये नाइट्रोजन ना प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ ये प्लांट है ना, ये रहा प्लांट और ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता, ये कोई प्रोसीजर ही अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लेता है, रूट से ले सकता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन भी एयर के फॉर्म में नहीं, नाइट्रोजन के कुछ सॉलिडिफिकेशन करना चाहिए, इनको जैसे पानी में घुलने वाली चीज़ चाहिए, राइट। तो देखो ये नाइट्रोजन जो है ये कौन लेगा, बैक्टीरिया। तो सपोज करो कि ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर के सारे दिख रहे हैं गोले, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस एयर को लेंगे और इसके कंपाउंड बना देंगे। ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ समझदार बच्चों को समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट की रूट्स में नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स ट्यूमर फॉर्मेशन जैसा टाइप कुछ लगता है, और उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं और उन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। नाम आप बाद में याद कर लेना, पर अभी याद रखो कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे जो एयर में है और उसको कन्वर्ट कर देंगे ये
किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो लिखा हुआ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि अमोनिया होता है, NH2 NH3 ऐसे कुछ केमिकल होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप ये समझो कि गैस के फॉर्म से बदल के उनको सॉलिड फॉर्म में डाल दिया। तो ये हवा में थी तो गैस फॉर्म में थी, अब किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये पानी में घुल जाते हैं, और पानी में घुलने के बाद वाटर क्या करेगा, रूट से अंदर जाएगा, तो पानी के साथ साथ ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं वो भी रूट्स में चले जाएंगे, और इस तरीके से प्लांट को अब नाइट्रोजन मिल जाएगी। और नाइट्रोजन एक टाइप का फर्टिलिटी है, सॉरी एक मिनरल है जो प्लांट को चाहिए, जो कि हम केमिकल फर्टिलाइजर से डालते थे। तो ये तो एक ऑर्गेनिक वे हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहे हैं और नेचुरल तरीके से वहाँ पे जा रहे हैं, हमें कोई अलग से फर्टिलाइजर ऐड करना ही नहीं पड़ा। ये कितना अच्छा काम है। तो बेटा ये इसलिए मैं थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा भी कुछ वर्ड हमारी बुक में अवेलेबल है। ओके, तो सुनो ध्यान से। राइजोबियम बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया का नाम है, ये प्रेजेंट होता है रूट की नोड्यूल्स में, और ये फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को, यानी जो हवा में नाइट्रोजन है ये उसको सॉलिडिफाई कर देता है। आप इतना इजी समझ लीजिए इसको, अदरवाइज इसको ये याद करो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कैसे पानी में सोल्यूबल होके रूट इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, रूट के अंदर चल जाता है। रूट में जाएगा तो मतलब प्लांट में जाएगा, बात ही फिनिश। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब क्वेश्चन देखो कितना, अभी मैन्योर और फर्टिलाइजर पढ़ के आए। ये क्या कह रहा है, मैन्योर जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डिकम्पोज होके आता है, ठीक है, इसमें ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एक है फर्टिलाइजर जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलर केमिकल्स की बातें कर रहे हैं, फॉस्फोरस केमिकल, सल्फर केमिकल, कैल्शियम केमिकल, जैसे DAP आता है, यूरिया आते हैं, ऐसे कट्टे आते हैं बड़े बड़े जो किसान अपने खेतों में डालते हैं, राइट। तो इसमें कौन बेटर है, मैन्योर बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि मैन्योर क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है सोइल की पोरोसिटी। अब देखो ये नए नए वर्ड दिख रहे होंगे आपको, पर बहुत इजी है। पोरस, ये वाला वर्ड कहीं मिल जाए समझ लेना, ये छोटे छोटे गैप्स की बात कर रहा है, छोटी छोटी स्पेस की बात कर रहा है, जो किसके अंदर क्रिएट होगी, सोइल के अंदर। और उस स्पेस की वजह से क्या होगा भाई साहब, उसके अंदर एयर एंटर करेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बेटर कर देती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यही ह्यूमस की बात हो रही है बेटा, बार बार इंप्रूव कर देता है सॉइल का टेक्सचर, उसकी बनावट अच्छी हो जाती है, इवनली अच्छे तरीके से सॉइल जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसमें ह्यूमस आ जाता है, उसमें फर्टिलिटी, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं मैन्योर की वजह से, और इंक्रीज कर देती है ये माइक्रोब्स की वैल्यू को। माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो ये माइक्रोब्स बहुत अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया भी एक वन ऑफ द माइक्रोब के अंदर आ रही है। माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बच्चे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे माइक्रो हैं, माइक्रो मतलब जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं इरिगेशन। अच्छा, क्या कर दिया आपने अभी तक क्या कर दिया, अभी तक हमने क्या कर दिया भाई साहब, ये आ जाओ अपने लिस्ट के यहाँ पर। लिस्ट कहाँ है, ये रही लिस्ट। अभी तक हमने क्या सीखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉविंग कर दिया, एडिंग कर दिया मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। पानी पिलाना पड़ेगा भाई, प्लांट को पानी नहीं पिलाओगे तो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, प्लांट दुनिया की सारी जो चीज़ें वो करता है वो कब करेगा। सो सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल इज नॉन एज इरिगेशन। आप ऐसे डेफिनेशन बना सकते हो, सप्लाई ऑफ वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल। देखो ये आप भी बना सकते हो इक्वेशन, सप्लाई करो पानी को, वो भी रेगुलर बार, लेकिन वो भी इंटरवल पर। ऐसा नहीं कि आज भी पानी, कल भी पानी, परसों भी पानी में रहने दिया। हर एक फसल का अपना अपना टाइमलाइन होता है, कितना पानी उनको चाहिए। अगर मैंने अभी पानी छोड़ दिया है तो मैं 7 दिन बाद दूसरी बार पानी दूंगा, फिर उसके 7 दिन बाद पानी दूंगा, तो ये इंटरवल हो गया। और लेकिन हर 7 दिन बाद दे रहा हूँ, यानी ये रेगुलर हो गया, तो इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरवल। इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, क्या अरे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया यार, ये तो कोई बच्चा बता देगा। 90% जो प्लांट बॉडी होती है वो पानी से बनी होती है। जो सीड होते हैं उसको जर्मिनेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन, बेटा घर पे एक काम करिएगा, आप मूंग लेना, पूरी मूंग, दाल मत लेना, मूंग पूरी की पूरा जो सीड होता है ना मूंग का वो लेना, चना ले लेना, भले पूरा मूंग, पूरा चना लेना, ठीक है। आप इनको कहाँ डालना, पानी के अंदर, रात भर पानी में भिगो देना।
आप जब रात को उसको डालोगे ना, सुबह तक उसके अंदर से कुछ नया कुछ नया कुछ नया छोटा सा टिश्यू निकलेगा, और इसी को जर्मिनेशन कहते हैं। यानी वो जर्मिनेट कर रहा है, वो नया प्लांट बन रहा है, सीड ग्रो कर रहा है, राइट। लेकिन जब तक पानी नहीं दे रहे हो आप उसको, तो वो सीड सूखा सूखा रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इनएक्टिव, वो ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही पानी डालोगे वो सीड ग्रो करने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्लियर भाई? ओके। सो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पानी चाहिए। अगर चलो सपोज करो अभी मेरा ब्लड है जो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मेरी बॉडी में, इधर उधर दिल धड़क रहा है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड भी मेरा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो ब्लड भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है। तो प्लांट में जो पानी ऊपर जाता है, तो मिनरल को, शुगर को, ग्लूकोज को, जो उनको खाना चाहिए उन सबको ट्रांसपोर्ट करवा देता है। वाटर इज वेरी इसेंशियल। दैट्स वाई वी आर गिविंग द इरीगेशन इन द एग्रीकल्चर फील्ड। इरीगेशन में पानी की सप्लाई देते हैं, वो भी रेगुलर इंटरवल पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रोस्ट एंड हॉट एयर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ समझने की बात है। फ्रोस्ट का मतलब होता है कोल्ड, ठंडी। जब वो फॉग वॉग जम जाता है ना, तो ठंडा जो एरिया होता है उसमें भी पानी क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो उसमें भी सर्वाइव कर सके। और हॉट एयर, जब गर्म गर्म हवा चल रही है तब भी पानी उसको सपोर्ट करता है ताकि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है वाटर। ये आपको समझना पड़ेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन। तो बेटा क्रॉप टाइप, सोल टाइप और सीजन, तीन चीज़ें हैं जो हमें बताते हैं कि कितना पानी हमें देना है, कब नहीं देना है। सपोज करो क्रॉप टाइप, तो लहसुन जो होती है, आपको पता है लहसुन हम सब्जी में खाते हैं, सब हर जगह हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है। चावल की जो खेती होती है उसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है उनको ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर हम कोई दूसरी सब्जी लेते हैं, जैसे कि कोई जैसे चना, ग्राम जो सीड होती है, चने की जो फसल होती है, उसमें बहुत कम पानी में भी अच्छी पैदावार हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप की क्रॉप है, किस टाइप की फसल है और कितना पानी चाहिए। दूसरा सॉइल टाइप। बेटा सॉइल दो तरह की होती है, आपने वैसे तो बहुत सारे तरह की, लेकिन आप सोचना एक बार मैं जो बता रहा हूँ। एक सॉइल है कि जिसमें रेत ही रेत है, मिट्टी कम है, और एक सॉइल है जिसमें मिट्टी ज़्यादा है, रेत कम है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा पानी किसके पास रिटेन रहेगा? आप घर पे भी करके देखना। आप दो डिस्पोजल लेना, एक में थोड़ा सा छोटा छेद करके रेत भर देना और एक में थोड़ा छेद करके मिट्टी भर देना, और दोनों के अंदर दोनों के दोनों जो क्या बोलते हैं उनको, डिस्पोजल्स, उनको ऐसे रखना और एक तरफ पानी डालना, और बराबर क्वांटिटी में, मान लेते हैं एक ग्लास, बराबर फिक्स मान लेना उतना पानी इसमें डालना, और नीचे आप उसको कलेक्ट करना कि कितना आया पानी। किस वाले में? ये रेत वाला है। आप पानी डालोगे तो मोस्ट ऑफ द वाटर नीचे दिख जाएगा, लेकिन वहीं पे मिट्टी वाला लोगे और उतना ही पानी वापस डालना जितना उसमें डाला था, तब आप क्या देखना कि बहुत सारा पानी जो रिटेन हो जाएगा इस सॉइल के अंदर, और बहुत कम पानी नीचे की तरफ दिखेगा। यानी कि इट इज़ कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये जो 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 क्या है, ये वाली जो इस तरफ वाली मैंने बताई थी मिट्टी, ये क्या करती है, ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकती है। लेकिन अगर इधर वाली बात करो, यानी ऐसी फसल जो इस वाली टाइप की मिट्टी में है, तो आपको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो प्लांट को मिलेगा, अदरवाइज पानी तो बह के निकल जाए। ठीक है। और इस वाली मिट्टी की क्वालिटी क्या है कि यहाँ पर कम रेत होने की वजह से, ज़्यादा ह्यूमस, ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर वाटर ज़्यादा देर तक रुक सका। तो बस आप समझदार हो। बाकी सीजन, अगर सोचो अभी बारिश का टाइम है, आप बारिश के टाइम में भी पानी डाल रहे हो, तो क्या मतलब है? डिपेंड करता है कि आपको इरिगेशन में कितना पानी डालना है, डिपेंड करता है सीज़न क्या है। गर्मी का सीज़न है, ज़्यादा पानी डालना है। बारिश का सीज़न है, पानी नहीं डालना है भाई। और अगर ठंड का सीज़न है तो भी पानी डालना है। लेकिन डिपेंड क्या करता है, गर्मी के सीज़न में हाई टेम्परेचर होता है, वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी की मतलब बच्चों को क्या, बच्चे बोल रहा हूँ, यानी प्लांट्स को पानी की दिक्कत आती है, उनको कम पड़ जाता है पानी, तो हमें ज़्यादा पानी उनमें डालना पड़ता है। ठीक है। इसलिए गर्मी में जो खेती होती है वो कम की जाती है, बारिश में और ठंड में ज़्यादा की जाती है। ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको जब क्रॉप की वैरायटी बताई तो दो बताई, एक बताई खरीफ, एक बताई रबी। खरीफ होती है विंटर में, रबी होती है, उल्टा बोल दिया ना मैंने, खरीफ होती है रेनी सीजन में, और रबी जो होती है वो होती है विंटर सीजन में, ठंडी टाइम में। अभी रबी चल रहा है क्योंकि अभी ठंड का टाइम है और हमें पानी डालना है, तो हम खेत में पानी डालेंगे तो रबड़ी बनेगी, रबी। आप याद कर लेना जैसे भी आपको लगे। कम टू द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी विल गेट द वाटर फॉर द इरीगेशन।
नाउ सोर्सेज, वेल, ट्यूबवेल, रिवर, लेक, पॉन्ड, डैम, कैनाल्स, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं अभी बता देता हूँ ना, मैं काहे के लिए बैठा। वेल मतलब होता है कुआं, तो देखो बेटा ये रहा कुआं, कुएं से पानी, पानी हम वहाँ से मिल सकता है। ट्यूबवेल, जैसे इस टाइप से ट्यूबवेल होते हैं जहाँ से मोटर लगा के हम क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं। बड़ी बड़ी छड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर जाती है डेप्थ में, बहुत बहुत नीचे तक जाता है, वहाँ से अपन पानी निकालते हैं। एक होती है रिवर, नदियाँ, नदियों से पानी ले सकते हैं। झील से ले सकते हैं, झील कहीं पानी इकट्ठा हो गया है तो झील बन गई, बहुत सारा पानी, ठीक है। पौंड तालाब हो गया, गड्ढे खोद देते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, न बहुत सारे नालों से वहाँ से पानी इकट्ठा होता है तो पौंड हो जाता है। डैम, जब नदियों के ऊपर हम ऐसे कुछ सीमेंट से हम क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा उसको रोकने के लिए बना लेते हैं तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हम उसको डैम बोलते हैं, तो डैम में पानी इकट्ठा हो जाना। कैनाल सिस्टम, हमने क्या किया है कि कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर पानी हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं, नदी दूर है, तो हमने क्या किया है, कैनाल सिस्टम बनाया। कैनाल मतलब नाली सिस्टम, हमने नालियाँ बना दी ताकि वहाँ से पानी हर एक के खेत के आसपास से होते हुए निकल जाए, और फिर वो जो लोग हैं वो वहाँ नालियों से अपना पानी अपने खेत तक पहुँचा सके। तो कैनाल सिस्टम भी आपके देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ मैंने, इसमें देखो यहाँ पे एक खेत है, ये इधर और भी पेड़ वगैरह हैं, ठीक है, तो यहाँ से पानी जा रहा है। और क्या चाहिए लाइफ में यार, इतना सिंपल हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। कुछ ट्रेडिशनल मेथड है कि ये पानी का सोर्स है, पर इस पानी के सोर्स से हम अपने खेत तक पानी कैसे ले जाते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, ट्यूबवेल है पड़ोस में और पानी चाहिए अपने अपने घर पे, तो कैसे लाएंगे, या तो बाल्टी से भर के लाएंगे या फिर पाइपलाइन बिछा के मोटर से अपन यहाँ तक पहुँचाएं, कुछ तो आएगा जिस वजह से हमारे घर तक पानी पहुँचाए, ठीक है। तो देखो एक है, बहुत पुराने पुराने बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं मोट या पुली मेथड। कौन सी मेथड, पुली। तो देखो इसमें मोट वाली में क्या होता है, इसको बोलते हैं मोटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें एक पर्सन देखो यहाँ पर ये पानी निकाल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा पानी भर भर के ये यहाँ क्या कर रहा है, खेतों में डाल रहा है। लेकिन देखो कितना मेहनत वाला काम है, और प्रॉपर पानी हर जगह पहुँच भी नहीं सकता, क्योंकि जैसा वो भाव बह के जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन इधर बहुत सारे प्लांट खाली रह जाएंगे जहाँ पे नहीं गया पानी। एक होता है चेन पंप, देखो आप चेन पंप, चेन यहाँ पे देखो लगा रखी है, इसको खींच रहे हैं, ये क्या करेगा, यहाँ से पानी भरेगा, ये वाली टंकी जो है वो पूरी उल्टी हो जाएगी। समझ रहे हो कैसे बताएं आपको, बोतल के ढक्कन से बताते हैं। सपोज करो कि ये पानी है, और मतलब ये एक वो जिसके अंदर पानी भरा जाएगा, और ये पूरा पूरा गोल गोल है, और ये यहाँ मैंने लगा दिया। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो सपोज करो ये नीचे से पानी भरा, फिर इसको घुमाया और ऐसे छोड़ दिया, तो इस पर्टिकुलर जब छोड़ा तो ये किसी नाली के अंदर चल जाएगा, फिर इसको छोड़ूंगा तो वापस नीचे आ जाएगा, फिर मैं इसको खींचूंगा रस्सी से तो अगेन वापस ऊपर आएगा, वो पानी डाल देगा। समझने की कोशिश करना पड़ेगी भाई, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को देखो, एक तरफ से रस्सी खींचूंगा तो दूसरी तरफ से वो पूरा बकेट भर के एक तरफ डाल देगा, फिर छोड़ूंगा तो वापस रिटर्न हो जाएगा, फिर खींचूंगा तो फिर भर के वापस डाल देगा। तो आप देखो यहाँ पर एक नाला बना रखा है, मतलब एक छोटा सा कुछ एरिया ऐसा बना रखा है कि पानी जब इसमें जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और देखो एक खेत में जाएगा। लेकिन ये भी मेहनत वाला काम है, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मतलब पुराना हमारे टाइम का है, एंशिएंट बोल सकते हैं, ज़्यादा पुराना भी नहीं है पर हाँ है। ढेकली इसको बोलते हैं। ढेकली में क्या होता है, हम एक रोड लेते हैं या फिर एक लकड़ी का पूरा लंबा सा एक एक टुकड़ा लेते हैं, और उसमें हम एक तरफ क्या कर देते हैं, पत्थर बांध देते हैं बहुत भारी वाला, फिर हम इस बाल्टी को अंदर डालेंगे, ये भराएगी, और एक तरफ से पत्थर ऊपर वजन डालेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, फिर बाल्टी को डाल देंगे। मतलब हम किसी एक पत्थर का यूज़ कर रहे हैं जो भारी है, जो इस तरीके से स्टैंड के ऊपर रहेगी लकड़ी, ऐसे धक्का देंगे तो ऐसे भराएगी, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। बच्चे जैसी बातें, कैसी बातें कर रहे हैं कमल सर। ये वाला देखो आप, ये क्या कर रही है, गाय या बैल या कोई भी जिसके साथ इसको बांध देंगे और इसको घुमाते रहेंगे, ये रोटेट करेगा रोटेट करेगा रोटेट करेगा रोटेट करेगा, बार बार घूमेगा बार बार घूमेगा, तो घूमते 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 किसको घुमाएगा, तो देखो ये एक पहिया लगा हुआ पीछे की तरफ, और ये पहिया कहाँ पर है, जहाँ जिसके नीचे बहुत सारा पानी है। तो ये वही वाला सिस्टम है, लेकिन इसमें पूरा रोटेशन चलता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वापस से गोल गोल क्या बनाऊँ मैं, सपोज करो ये कुछ है राइट, अब इसके ऊपर ये बना रखा, ऐसे टाइप के और भी यहाँ पे लगे रहेंगे, फिर ये रोटेट करता रहेगा। तो ये वाला जो ढक्कन है ये ऐसे डाउन 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 आएगा, फिर यहाँ से भराएगा पानी, देखो ये पानी भरा है, ये ऐसा करके डाल देगा, फिर नीचे से आएगा, फिर पानी भर के आएगा, फिर डाल देगा। लेकिन इसको घुमाने में किसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसमें एक एनिमल की ज़रूरत पड़ रही है, वो इंसान भी घुमा सकता है, घुमाने में क्या है। तो ये घूमता रहेगा और धीरे धीरे ये घूमता 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 ये इसको भी घुमाएगा, पीछे वाले जो पोर्शन दिख रहा है आपको, और घूमते घूमते पानी को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालता रहेगा। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये सब पुराने हैं, इसको राहत बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं राहत, ठीक है, याद रखना।
और ये क्या लिखा, ओ भैया ये क्या लिख दिया, देखो पंप जो होता है, पंप क्या करता है, पंप क्या करता है, पानी को पंप करता है, पानी को फेंकता है एक तरफ से, इधर से लेगा पानी इधर फेंक देगा। तो उसको चलाने के लिए हम डीजल का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं और सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, सोलर सिस्टम लगते हैं। ये नई मेथड में आ रहा है पता है। तो आज के टाइम पर अगर हम पंप का यूज़ बेटर वे में करना चाहें तो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन की, दो हैं याद रखना, एक होती है स्प्रिंकलर मेथड और एक होता है ड्रिप इरिगेशन। एक होता है स्प्रिंकलर मेथड और एक होता है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ध्यान सुनो, देखो क्या हो रहा है, आप देखो ना भाई, ये है, ये क्या है भाई साहब, ये एक वेल है, ठीक है, ये कुआं है, इस कुएं से पानी निकालना है तो यहाँ पंप लगा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस या फिर सोलर जो एनर्जी उसका यूज़ करेंगे। और ये पंप क्या करेगा, इस पानी को फेंकेगा। तो लेकिन ऐसे नहीं फेंकेंगे कहीं पे भी खेत में डाल दिया, इससे पानी का बहुत लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे और ये पाइप कहाँ जाएगा, अदर पाइप में, जो कि कहाँ पे बिछी हुई है, खेतों में बिछी हुई है नलियाँ छोटी छोटी। तो देखो ये यहाँ से, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ पर, पूरे खेत में वो नलियाँ कनेक्टेड हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ से जाएगा तो आप देखो इसके ऊपर इस टाइप से स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, ये देखो इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप से इस टाइप के दूसरा पाइप लगा हुआ है जो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है 90 डिग्री इस टाइप से, और यहाँ लगा हुआ है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब होता है पानी को फुरफुरी बना के फेंक देना, यानी जैसे बारिश नहीं होती है इस टाइप से स्प्रिंकल कर देना। तो ये यहाँ से स्प्रिंकल कर देगा पानी को, तो ऐसा लगता है बारिश हो रही है, तो हर जगह पानी इवनली पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं होगा बाहर बहुत सारा पानी अगर मैं यहाँ पे इस जगह डाल दूँ तो यहाँ ज़्यादा मिल जाएगा, वो पीछे जाते जाते कम हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंकल सिस्टम से पूरे खेत में एक साथ पानी जाएगा और पूरी अच्छी तरीके से जाएगा, पूरी प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से अपन पानी की बचत कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ अच्छा स्प्रिंकलर सिस्टम का एक और यूज़ है, अगर आपका खेत ऊपर नीचे है, पानी सही से नहीं जा रहा तो स्प्रिंकलर सिस्टम भले कैसा भी खेत हो हर जगह पानी पहुँचा देगा, मज़े ही मज़े। अब चलो पढ़ते हैं। सुटेबल अनइवन लैंड, अनइवन लैंड वही बोल रहे हैं, अगर ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो खेत पूरा अगर एक जैसा लेवल नहीं है तो भी ये काम करेगा। एरिया विद द लिमिटेड वाटर सप्लाई, हो सकता है ऐसी जगह है जहाँ पे पानी कम है, तो कम पानी के लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल पाइप्स रहते हैं, वर्टिकल मतलब सीधे सीधे पाइप लगे रहते हैं। रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ये नोजल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैं बता रहा हूँ नोजल्स हैं। नोजल्स मतलब जहाँ से पानी निकल रहा है और रोटेट करेंगे, वो रोटेट करते रहेंगे, तो कभी पानी इधर, कभी पानी इधर, कभी पानी इधर, ऐसे घूमता रहेगा। ये मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। कनेक्टेड टू द मेन पाइपलाइन, और उसको मेन पाइपलाइन से कनेक्ट कर देंगे ताकि वहाँ से जो पानी का प्रेशर है वो आगे की तरफ जाए। वाटर फ्लो अंडर द प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से ही क्या होता है, पंप की वजह से वो प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर से क्या होता है, पानी एकदम बारिश की तरह ऊपर आता है और नीचे गिरता है, मजे ही मजे। वाटर स्प्रे लाइक आर्टिफिशियल रेन ओवर द क्रॉप, और ऐसा लगता है जैसे फसलों के ऊपर बारिश हो रही है, वो भी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वर्ड जब भी आ जाते हैं यानी ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने रेन करवा दी। इसका यूज़ है लॉन्स में, जैसे कोई मैदान होता है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी प्लांटेशन, जो ट्री प्लांटेशन होते हैं वहाँ पे छोटी छोटी कॉफ़ीज़ अगर अपन कर रहे हैं, कॉफ़ी के जो प्लांट्स हैं वो लगा रहे हैं और वहाँ पे पानी चाहिए तो हम इसी का यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं क्रॉप की जहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहाँ देखी है इसको, मैंने इसको लहसुन में भी देखी है। लहसुन में डाल देते हैं इसको, लहसुन जब उगाई जाती है ना तब स्प्रिंकलर सिस्टम डाल देते हैं। ड्रिप इरिगेशन लहसुन में काम नहीं करती। ड्रिप कहाँ काम करती है देखो बताता हूँ, उससे पहले कुछ एडवांटेज पढ़ लेते हैं स्प्रिंकलर के। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, हर जगह बराबर पानी पहुँच जाएगा। प्रिवेंट करेगा वाटर वेस्टेज को, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होने देगा, रोकेगा उसको। प्रिवेंट मतलब रोकना। यूजफुल वेयर लेवलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि अगर खेत एक जैसा नहीं है, लेवलिंग नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे भी ये यूज़फुल है, वहाँ पे काम कर जाएगा। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहले फ़ोटो देखते हैं, फ़ोटो कहाँ मिल जाएगा, ये रहा ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ये आपकी बुक का ही फ़ोटो मैंने लिया है। अब देखो पंप लगा है, वही वेल है, यहाँ पे नली है, लेकिन ये नली कैसे जुड़ी हुई है, एक पूरे पाइप से, और कोई स्प्रिंकलर नहीं है, और हर एक पाइप से एक छोटा सा आउटलेट बाहर जा रहा है। देखो छोटा सा आउटलेट, देखो वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ऐसा ना दिखते। सपोज करो मैं नली बना रहा हूँ, ये वाला मैं ना नली बना दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, छोटा छोटा आउटलेट बाहर आएगा, ऐसे 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 ऐसे, और जिस जगह वो छोटा सा आउटलेट आ रहा है मैं वहीं पर एक प्लांट ग्रो करवाऊंगा। यानी जहाँ जहाँ आउटलेट जा रहे हैं वहीं पर एक एक प्लांट है। देखो जहाँ जहाँ से आउटलेट बाहर आ रहा है वहीं पे एक प्लांट है, यानी कि यहाँ पर भी एक ड्रिप पूरी की पूरी नली लगी होगी, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक
प्लांट होगा, प्लांट होगा, प्लांट होगा, यानी कि उस प्लांट के रूट में ही ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर हम प्रोवाइड करेंगे। तो स्प्रिंकलर सिस्टम से भी कहीं गुना ज़्यादा ये पानी बचा सकते हैं। पूरे खेत में पानी डालने की क्या जरूरत है, प्लांट को पानी चाहिए, खेत को नहीं। तो प्लांट के रूट में ही ये क्या करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को सप्लाई करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब जरा देखो इसको, वाटर डिलीवर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली to the new plant roots and pipe tube laid along plant rows। जैसे जैसे प्लांट्स की एक लाइन चलती रहती है वैसे ही पाइप की भी रो चलती रहती है, और जहाँ जहाँ प्लांट होगा वहीं पर उसका एक छोटा सा आउटलेट होगा जो उसकी रूट में जा रहा होगा, वहीं पे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा। बेस्ट इज सूटेड फॉर किस कौन से टाइप के प्लांट्स के लिए ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है, तो फ्रूट प्लांट्स, जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, जो बड़े से पेड़ होते हैं, अब उसके लिए इतना स्प्रिंकलर लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे उनके ही जो जहाँ एरिया है जहाँ पर उनकी रूट्स हैं वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन लगा दो। और हमेशा के लिए छुट्टी, किसी के लिए रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है कि रोज खेत पे जाओ, ये देखो, घर पे बैठो, चालू करके आ जाओ, मस्त सो, सुबह जाके बंद कर दो, या ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट भी आ गया है, आप मोबाइल से भी मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। समझ में आया, तो ये बहुत एडवांस है भाई। गार्डन्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रीज़ जो बड़े बड़े पेड़ हैं जहाँ पे पानी हमें चाहिए तो हम ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमारे मामा जी के खेत में पपीता का एक पूरा बगीचा है, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन काम करता है, ठीक है, उनके रूट्स में ही वहाँ पे क्या कर देते हैं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई कर देते हैं। इसका एडवांटेज है नो वेस्ट वाटर, मैक्सिमम वाटर इफिशियंट होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी सही जगह जाता है। आइडियल फॉर द वाटर स्कार्स रीजन, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी कम है, बहुत कम है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन एक टाइप का वरदान है। BOON, बून, बून मतलब वरदान, तो वो वरदान है उन जगह के लिए जहाँ पे पानी की किल्लत चल रही है, ठीक है, ड्राई एरिया जिसको बोलते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द 13th नंबर। अब प्लांट ग्रो कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन ग्रो तो कर रहे हैं, साथ साथ में उसमें घास फूस भी उग गई है जो हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्लांट उग गए जो हमारे खेत में ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं उग गए तो, लेकिन नहीं, अगर वो उग गए हैं तो वो हमारे प्लांट को ढंग से ग्रो नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके भी न्यूट्रिशन वो ले लेंगे। हो सकता है कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर रहे हो तो हमारे प्लांट को भी ख़राब कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल वीड जो होते हैं अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हम नहीं चाहते। वाई रिमूव क्यों करते हैं, कंपेयर, कॉम्पीट करना, मतलब कॉम्पिटिशन में आ जाता है कि भाई तू यूज़ कर रहा मैं भी खाऊंगा, तू एक रोटी खा रहा मैं भी खाऊंगा। तो वही फर्टिलिटी है जो सोइल में है, और वो अगर दोनों प्लांट ले लेंगे तो हमारे प्लांट को कम मिलेगा, तो वीड्स को हमें हटाना पड़ेगा, राइट। तो वो पानी के लिए भी कंपटीशन लेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कंपटीशन लेंगे, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, और हो सकता है कोई पॉइजनस भी रिलीज़ कर रहा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोई ऐसे केमिकल रिलीज़ कर रहा है जो हमारे प्लांट को ग्रो करने से रोक रहा हो। तो मेथड क्या है, या तो टाइलिंग कर लें, या फिर मैनुअल रिमूव कर दें, या सीड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं, या वीडीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। बेटा ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ। टाइलिंग होता है जब 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 स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अपनी जो सोइल होती है उसको क्या करते हैं, पलटा करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पुलिंग, पुलिंग बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं ना, प्लोइंग करते हैं। अब होता है कि उससे मिट्टी टर्न होती है, तो जो प्लांट ऐसे सीधा खड़ा है उसके रूट्स नीचे होंगी, हमने मिट्टी को टर्न कर दिया तो ये उल्टा हो गया, तो इसके रूट्स कहाँ गए, ऊपर, और रूट्स एक बार धूप में आने से सूख गई तो प्लांट खत्म। तो इस तरीके से भी हम वीड्स को हटा सकते हैं। दूसरा, रिमूवल कर सकते हैं डायरेक्टली, मैनुअली, खुरपी का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, निकाल के फेंक दो बाहर। और सही टाइम का भी जब अपन निकालते हैं, अगर कोई प्लांट उग गया है, ठीक है, तो उसके फ्लावर आने से और उसके सीड आने से पहले ही उसको उखाड़ लो। अगर सीड आए और आपने उखाड़ा, उसके सीड वहीं गिर गए, तो वो तो आने वाले टाइम में वापस ग्रो करेंगे। तो किसी भी प्लांट के फ्लावर आने या सीड आने से पहले ही उसको उखाड़ के अगर आप फेंक देते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके खेत में वीड्स वापस ग्रो करेंगे। सीड ड्रिल, जब अपन सीड सोविंग कर रहे होते हैं, राइट, सीड ड्रिल का यूज़ करके, तो वो भी क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनको क्या कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है, उनकी भी मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उनको ग्रो करने में दिक्कत आती है। तो सीड ड्रिल भी कुछ हद तक क्या होता है, वीड्स को हटाने में काम करता है। नाउ एक होता है केमिकल, जो वीड्स को मारे वो वीडीसाइड, जो वीड्स को मारे वो वीडीसाइड, और हमारे पास एक वीडीसाइड मेंशन है 2,4-D। ये केमिकल बेस्ड एक टाइप का एक क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला है, जिससे हम वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये वैरायटी होती है, उसमें से एक वन ऑफ द एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है 2,4-D। इसका यूज़ करते हैं अपन वीड्स को किल करने में।
नाउ सेफ्टी, जब भी हम इन केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नोज़ कवर करना पड़ेगा, माउथ को कवर करना पड़ेगा जब भी हम इसको स्प्रे करेंगे, नहीं तो इसकी जो स्मेल है, जो लिक्विड है, अगर वो इसकी जो केमिकल हमारी स्किन पे गिरेगा तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। भाई इतनी सारी चीज़ें कर ली, अब तो आ गया है हार्वेस्टिंग का टाइम। ना व्हाट इज़ द मीनिंग हार्वेस्टिंग, भैया फसल लो, काटो, फसल को काटने का टाइम आ गया। तो फसल काटना को बोलते हैं हार्वेस्ट करना, ठीक है। सो कटिंग द मैच्योर क्रॉप, और हर एक नॉर्मली अगर हमने कोई सीरियल्स देखे हैं, कोई दालें वगैरह या कोई ऐसी फसल है, 3 से 4 महीने लगते हैं उसको ग्रो करने में, तो 3 से 4 महीने में वो फसल क्या हो जाएगी, मैच्योर, सूख जाएगी, एक ब्राउनिश रंग आ जाएगा, और फिर हम उसको काटेंगे, सोयाबीन हो जाएंगे। अभी गेहूँ आने वाले हैं, राइट, अभी गेहूँ पूरे ग्रीन है, राइट, अभी एक आध महीने बाद ये पूरे सूख जाएंगे क्योंकि ये मैच्योर हो जाएंगे। और हम इसको काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिकल, ये रहा सिकल, दांतेड़ा, ओके। और मैन्युअली मतलब हम अपने हाथों से काट सकते हैं। दूसरा है हार्वेस्टर, तो बेटा ये रही हार्वेस्टर, ये क्या करती है, ये काट 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 के उसकी पूरी ढगली कर लेती है। लेकिन आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ये जो हार्वेस्टर है ये वो वाली नहीं है जो इसे काट के साइड में रख दे, ये वो है जिसका नाम है कंबाइन। क्या नाम है इसका, कंबाइन। कंबाइन इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि ये 2 काम करती है, ये हार्वेस्ट मतलब काटती भी है और थ्रेसिंग का काम भी करती है। बेटा मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए, अच्छा रहेगा। एक तो ये क्या करता है भाई साहब, ये हार्वेस्ट करता है, क्या करता है, हार्वेस्ट करता है, प्लस ये क्या करता है, थ्रेसिंग भी करता है। अब तुम बोलोगे सर थ्रेसिंग क्या है, तो थ्रेसिंग के बारे में लिखा है कि जो आपने गेहूं काट ली है, उसकी पूरी ढगली बना दी है, अब उसको अंदर से सीड निकाल देना। क्या निकाल देना, सीड। और शाफ, शाफ शाफ बोलते हैं, चाफ जो होता है ये वो कचरा है जो सीड को निकालने के बाद बचता है, जिसको अपन गाय को खिला सकते हैं, वो चीज़ अलग करना, सीड को अलग करना। तो जो चाफ है वो कब अलग होगा, जब थ्रेसिंग मशीन में आएगा। थ्रेसिंग मशीन में जोर जोर से घूमते हैं तो जो जो सूखा वाला पार्ट है ना वो अलग हो जाता है, सीड अलग हो जाता है, और सीड को अलग निकाल लेते हैं, इस पर्टिकुलर कचरे को, इस वेस्ट को अलग निकाल लेते हैं। लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये खाना है किसका, एनिमल्स का। हम गाय को, भैंस को, इनको खिला सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपके सामने सब कुछ है, या तो हम सिकल का यूज़ करें काटने के लिए, या फिर हार्वेस्टर का यूज़ करें जो काट दे। लेकिन कंबाइन का यूज़ करोगे तो काट के थ्रेसिंग भी कर देगी। और थ्रेसिंग में क्या होता है, हम ग्रेन को साफ करते हैं, जिसमें कंबाइन मशीन का यूज़ कर सकते हैं, ये कंबाइन मशीन। ये क्या लिखा, विनोविंग। एक और तरीका है हमारे पास विनोविंग का। विनोविंग क्या होता है, सबसे पहले विनोविंग समझो। यूज्ड बाय स्मॉल फार्मर, अगर हमारा छोटा खेत है, बहुत बड़ा खेत नहीं है, तो इतनी बड़ी मशीन लाने की क्या ज़रूरत है, बहुत पैसा लग जाएगा, क्या मतलब इससे अच्छा। तो हम इससे अच्छा उसको काट लो मैनुअली और उसको विनोविंग मशीन में डाल दो। विनोविंग में क्या होता है, विनोविंग में साफ़ होता है, उसमें एकदम 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 ऐसा। ये मैनुअली भी चल सकती है या फिर एक मशीन से चल सकती है। ये देखो छोटी सी मशीन है, ये इससे छोटे फार्मर इसका यूज़ कर सकते हैं, और इससे सीड को और चाफ को अलग किया जा सकता है। चाफ ही आई थिंक उसको बोलते हैं, बाकी तुम देख ही लेना, इंटेलिजेंट तुम हो ही सी। What is winnowing? It is a traditional method. It is eco-friendly, and it has been used for centuries. मतलब सालों से हम, मतलब हंड्रेड्स और 200 और 300 ईयर से हम इसका यूज़ कर रहे हैं सेपरेट करने के लिए एक ग्रेन को उसके हस्क से। हस्क यानी चाफ, आई थिंक चाफ ही बोलते होंगे, ठीक है। उसको, उस कचरे से उसको हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फार्मर टोस द हार्वेस्टेड mixture in the air and the wind blow away the light husk and while the heavier grain fall straight down। बेटा ये एक और टेक्निक है, ये और मैनुअल है और उससे भी नॉर्मल है। देखो ये वाला तो देखा होगा आपने अपने मदर को कभी, कि गेहूं में अगर कोई धूल आ गई, कचरा आ गया, तो ऐसे हवा में अपन क्या करते हैं, पूरी तगारी या कुछ भी ऐसी चीज़ भर के उसके अंदर उसे डालते हैं हवा। तो हवा क्या करती है, हल्की चीज़ों को आगे फेंक देगी और भारी चीज़ नीचे आ जाती है। तो ये जो नीचे इकट्ठा हो रही है साफ़ है, और जो हस्क दूर जा रहा है वो अपन सब कचरा है। तो ग्रेन सारे नीचे आ गए, सीड यहाँ पे नीचे गिर गए, और ये सारे के सारे हस्क उधर चला गया, और डायरेक्शन ऑफ द एयर। और इस देखो कितना ऊपर जाके, अच्छा जितना ऊपर से डालेंगे हवा क्या करेगी, उतना अच्छे तरीके से उस कचरे को बाहर कर देगी। इजी इजी इजी, टेंशन मत दो ज़बरदस्ती की। बर्निंग, हाँ क्वेश्चन आएगा। स्टबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टबल। अगर बेटा आप काट रहे हो, किसी फसल को काट रहे हो, तो उसका नीचे वाला पार्ट तो रह ही जाता है ना, खेतों में रह जाता है। वो फिर क्या करता है, नए प्लांट को ग्रो करने में दिक्कत देता है, स्टार्टिंग में देता है। हालांकि अगर उसका पूरा बारीक कर दो और उस मतलब किसी तरीके से या हकाई जुताई कर दो, फिर खेत को थोड़े टाइम छोड़ दो, उससे क्या होता है, वो डंठल सारे के सारे मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और एक टाइप का खाद का काम करते हैं।
लेकिन आपको पता ही है कि आजकल हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम एक फसल काटते हैं और हम तैयारी करते हैं दूसरी फसल लगाने की, तब हमें चाहिए खेत फ्री, और इतना टाइम है नहीं कि वो पूरा तोड़ें। वो जो बचे हुए डंठल वगैरह हैं, देखो ये डंठल वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पर, दिख नहीं रहे आपको, ये देखो इन डंठल को हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं। ये देखो किसान, ये जो आदमी है ये जला रहा है पूरे को, फटाफट खेत साफ हो जाए। लेकिन इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है, सॉइल के अंदर जो रहने वाले माइक्रोब ऑर्गेनिज्म है, तुम सोचो अर्थवर्म का क्या होगा, इतनी गर्मी से खत्म हो जाएगा। सो सेट। सो व्हाट इज स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग क्या होता है? आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद स्पेशली विद द मशीन, जब हम कंबाइन का यूज़ करते हैं तो बड़े बड़े स्टबल्स बच जाते हैं। यानी वो स्टॉक्स, जब अपन प्लांट को काटे, जैसे प्लांट है तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है इसको बोलते हैं स्टबल। हम इसको स्टॉक भी कह सकते हैं, इसको परली भी बोलते हैं, पराली, परली, ठीक है। आर लेफ्ट इन द फील्ड, और वो बच जाती। हम क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर नीडिंग टू क्विकली क्लियर द लैंड, वो चाहते हैं जल्दी से वो लैंड क्लियर हो जाए तो वो नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो कर सकें। तो वो क्या करते हैं, 10 से 15 दिन विंडो कि देते हैं टाइम लाइन, और क्या कर देते हैं, जला देते हैं। सेट फायर टू दिस लेफ्ट ओवर रेसिड्यूज, 10 जैसे होता है 10 दिन के लिए छोड़ते हैं और फिर जला देते हैं, और जलाने के बाद नई हकाई जुताई नए क्रॉप के लिए चालू कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। अब देखो, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट के लिए भी हमारे मतलब इंडिया में हर चीज़ को मनाया जाता है कि यार चलो ये आ गया है, अपन हार्वेस्ट कर रहे हैं तो खुशी मनाते हैं। तो देखो, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, है ना, क्या लिखा है, नबन्या और बिहू, ये अलग अलग वेराइटी के मतलब एक प्रोग्राम्स हैं, है ना, फेस्टिवल्स हैं जिनको मनाया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया में एक कुछ डांस वाला बना दिया। आप देखो, गेहूं की फसल आ गई है, लोग डांस कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अब जो फसल आपने निकाल ली, है ना, हार्वेस्ट कर दी, थ्रेसिंग कर ली, थ्रेसिंग करने के बाद आपको ग्रेन मिल गए, अनाज मिल गया, धान मिल गया, अब क्या करें, क्या करें उसको हमें बचा के रखना है, उसको हमें सुखाना है पहले। अगर वो अगर कोई बीज है गीला है तो उसको धूप दिखाना है ताकि वो सूख जाए, और सूखने के बाद उसको स्टोर किया जाए। अगर गीले रख दिए तो सड़ जाएगा। आप घर पे भी करके देखना, समझ जाओगे आप। सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है हमें ग्रेन्स को, इंसेक्ट नहीं खा जाए, चूहे नहीं खा जाए, और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसमें कीड़ा लग चुका है तो वो दूसरे को ख़राब ना कर दे। तो इन सब का ध्यान रखना है। कैसे रखें इसको? सबसे पहले हमें सन में ड्राई करवाना है। सन में ड्राई करोगे, सन ड्राई मतलब होता है उन सभी बीज को धूप में रख दो ताकि सूख जाए। जूट बैग, ये देखो बैग दिख रहे हैं आपको, इन बैग्स के अंदर भर के रखो इनको। मेटलिक बीन्स, है ना, मेटलिक बीन्स इनको बोलते हैं, मेटलिक बीन्स, ये मेटल की बनी हुई बड़ी बड़ी बीन्स होती हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको रख सकते हैं। इनको साइलोज भी कहते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इनको बोलते हैं साइलोज। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन को रख सकते हैं। ग्रेनरीज होती हैं, ग्रेनरीज क्या होती है, जहाँ ग्रेन को इकट्ठा करा जाता है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं। नीम लीव्स एट होम, हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, नीम के पत्ता होता है, नीम के पत्ते, ये कड़वे भी होते हैं। और ये जो नीम है ना, ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट को ग्रो करने से रोकती है। तो ये एक नेचुरल हमारे पास एक तरीका है कि हम इन नीम के पत्तों को सुखा लो, और सुखाने के बाद इनको उन ग्रेन्स के साथ रख दो। तो क्या होगा, अच्छे से पैक कर दोगे तो सारी चीज़ साफ़ सुथरी लंबे टाइम तक सेव करके रख सकते हो। यहाँ तक कि हमारे पास कुछ केमिकल भी हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट ला सकते हैं। और बड़े बड़े जो गोडाउंस होते हैं वहाँ पे तो इन केमिकल का यूज़ करते हैं। वैसे ही पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि कोई इंसेक्ट अंदर ना आए, या फिर ऐसे स्प्रे भी होता है जो दीवारों पे हो सकता है कि कहीं मकड़ी ना लगे, कभी ये नहीं हो कभी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो आपको समझना पड़ेगी। भाई क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी आ जाएगा तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। रिविज़न इज़ मस्ट। आपको क्या करना है, आपकी बुक रीड करना है, कोई डाउट आए पूछना है, और नोट्स मैंने बना दिए हैं, ये वाले लिख लेना और इसी को रिवाइज करना। ओके, सो वी आर एट द लास्ट कॉर्नर ऑफ आवर वीडियो। इस लास्ट वाली विंडो में हम क्या देखना है कि फूड फ्रॉम द एनिमल। अभी तक प्लांट की बातें कर रहे हैं, तो हम फूड एनिमल से भी लेते हैं। तो एक छोटा सा मैंने आपको बनाया, देखो एक नोट्स है। हमें मिल्क मिलता है कहाँ से, गाय से, बफेलो से, गोट से और कैमल से दूध मिल जाता है। फिश मिल जाती है हमें कहाँ से, पानी से, समुद्र से, नदियों से, इनका भी चलता है। मतलब इन फिश प्रोडक्शन भी किया जाता है। हमारी मतलब मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो फिश खाती है, क्योंकि मोस्टली हमारा जो एरिया है वो वाटर से लगा हुआ है, और वहाँ से फिश का प्रोडक्ट, और यहाँ तक कि दवाइयाँ बनती हैं, फिश में से दवाइयाँ बनती हैं फिश से।
कोल्ड लीवर ऑयल विटामिन डी रिच होता है, विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल्स का प्रोडक्शन करना, उनको मैनेज करना, उनसे जो भी जैसे दूध आ रहा है, मीट आ रहा है, एग आ रहा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ एनिमल रिक्वायर्स, तो हमें प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर इनको देना है। अगर आप चाहते हो कि एनिमल अच्छे तरीके से ग्रो करें और अच्छे तरीके से उनका मैनेजमेंट हो सके, तो आपको उनको खाना अच्छा देना पड़ेगा, उनको अच्छी जगह देनी पड़ेगी और उनकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, ताकि वो कहीं बीमार ना हो जाए। और उनसे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, योगर्ट, फिश, एग, मिल्क, पनीर, घी, बटर, चिकन, बीफ, पोर्क, लैम एंड टर्की।